सभी उस शानदार घोड़ा गाड़ी की तरफ देखने लगे जहां से ये आवाज आई थी। वहां खड़ी संजना सिंह को देखकर सभी को काफी सरप्राइज हुआ। आधा प्लेटिनम का सिक्का और आधा सोने का सिक्का, ये तो सिंह परिवार का सिंबल है। ये तो संजना सिंह है। अभी सिंह परिवार की सही बागडोर इसी के हाथ में है। ये इस कंपटीशन की जज बनना चाहती हैं। मैंने 1 घंटे इंतजार करके गलती नहीं की। ये जजेस पैनल तो कमाल की है। जो भी लोग संजना सिंह को पहचान गए थे वो सरप्राइज होकर आपस में बातें करने लगे। प्रेम भी काफी सरप्राइज होकर संजना की तरफ देख रहा था। उसने जितना सोचा था संजना सिंह उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। संजना की खूबसूरती ही उसकी पहचान के लिए काफी थी, लेकिन इसके अलावा भी संजना में ढेर सारी खूबियां मौजूद थीं जो उसे और भी ज्यादा खास बनाती थीं। संजना अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा मैच्योर दिखती थी। वो एक प्रोफेशनल और शानदार बिजनेस वुमन लग रही थी। उसमें 17-18 साल की लड़कियों की तरह गुलाबीपन था। उसकी सुंदरता के कारण बहुत से लोग अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये सुंदर मोहतरमा हमारी आखिरी जज होंगी, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। वो वैसे भी संजना सिंह से मिलना चाहता था, इसलिए संजना की नजरों में आने के लिए यह प्रेम के पास एक अच्छा मौका था। प्रेम ने जब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी तभी से उसे संजना सिंह ने काफी अट्रैक्ट किया था। उसे ऐसे लोग बहुत पसंद थे जो अपनी काबिलियत के बूते पर अपना नाम कमाते थे। प्रेम भी एक बिजनेसमैन फैमिली से ही था, इसलिए एक बिजनेस वुमेन के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां हो सकती थी यह उसे बखूबी मालूम था। इस सब के बाद भी संजना अपने काम में नाम कमा रही थी, जिस कारण प्रेम उससे मिलने के लिए बेताब था। तुम्हारी समझ वाकई बहुत अच्छी है, संजना सिंह ने स्माइल करते हुए कहा और भीड़ में चलकर आगे आने लगी। अब सब तुम पर है मिनी, प्रेम ने यामिनी की तरफ मुड़कर सिर हिलाते हुए कहा। अगले ही पल यामिनी सारा सामान ठीक तरीके से जमाने लगी। जी बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जजेस के लिए टेबल और कुर्सी लेकर आती हूं, यामिनी ने सिर हिलाकर कहा और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी। जब इतने सारे आदमी यहां खड़े हैं तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम यहीं रहो, ये लोग इतना काम देख लेंगे, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और ऋषि के एम्प्लॉय की तरफ देखने लगा। जाओ 3 टेबल लेकर आओ और उन्हें एक के बगल में एक लगा दो और फिर 5 कुर्सियां भी ले आओ, ऋषि ने अपना हाथ हिलाकर कहा और उसके एम्प्लॉयज काम पर लग गए और उन्होंने जजेस पैनल के लिए एक सही व्यवस्था कर दी। रॉबर्ट सबसे बीच में बैठा। संजना और फहीम उसके ठीक अगल बगल बैठ गए। जैसे ही सब बैठ गए सभी लोग प्रेम और ऋषि की तरफ देखने लगे और कंपटीशन शुरू होने का इंतजार करने लगे। ऋषि के अवन के कंपैरिजन में प्रेम का अवन ज्यादा अच्छा दिख रहा था। उसके अवन में कुछ स्टील की बार्स थे जिसे देखकर लोग ये सोच में पड़ गए थे कि प्रेम आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला था। क्या तुम्हें तैयारी के लिए और समय चाहिए? ऋषि ने पूछा। इस अवन के अलावा प्रेम के बगल में एक टेबल भी रखी हुई थी जिस पर सभी तरह के मसाले रखे थे। टेबल के बीच में एक काला डिब्बा रखा हुआ था। किसी को भी नहीं मालूम था कि इस काले डिब्बे के अंदर क्या था, लेकिन प्रेम ने किसी की भी नजर से बचने के लिए कोई भी पर्दा नहीं किया था, इसलिए जवाब जल्दी ही सबके सामने आने वाला था। 1 घंटा बीत चुका है, इसलिए चलो शुरू करते हैं, प्रेम ने घड़ी की तरफ देखकर कहा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, ऋषि ने सीरियस होकर कहा और अपना हाथ हवा में हिलाया, जिससे उसके एम्प्लॉइज ने मीट का काम शुरू कर दिया। यह मीट तो बहुत ही शानदार कंडीशन में लग रहा है। ऐसी चीजें ढूंढना आसान काम नहीं है, इसे तो खरीदने में ही काफी पैसा खर्च हो जाता है। इस तरह के मीट का टेक्सचर तो काफी कमाल का होता है। मैंने नहीं सोचा था कि ऋषि आज इतना शानदार मीट लेकर आएगा। अब देखना है कि जवाब में प्रेम क्या करने वाला है। देखने वाले लोग ऋषि के मीट को देखकर चर्चा करने लगे। रॉबर्ट और बाकी के जजेस ने भी मीट की तरफ देखकर सहमति में सिर हिलाया। यह मीट वाकई बहुत हाई क्वालिटी का था, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि इस तरह की चीज मिलना वाकई बहुत मुश्किल काम था। इसी कारण वो लोग तारीफ भरी नजरों से ऋषि की तरफ देख रहे थे। ऋषि ने भी अजीब ढंग से प्रेम की तरफ देखा। वो आज यहां पूरी तैयारी से आया था। वो किसी भी हाल में आज हार का स्वाद नहीं चखना चाहता था। उसने पहले ही यह मीट ढूंढ लिया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि प्रेम के पास ऐसी कोई भी खास चीज नहीं थी, क्योंकि प्रेम इस कंपटीशन के लिए तैयार ही नहीं था। और दूसरी तरफ
ऋषि शुरू से ही इस कंपटीशन के इरादे से आया था। प्रेम ने शांति से ऋषि के मीट की तरफ देखा और अपनी टेबल पर रखे काले डिब्बे को खोल दिया। एक ठंडी हवा का झोंका उठा और उसका मीट भी दिखने लगा। प्रेम फ्रिज में से बस इतना ही मीट निकाल कर लाया था। सिस्टम ने भी बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। सिस्टम ने प्रेम को जो इंग्रेडिएंट्स दिए थे वो सबसे अच्छी क्वालिटी के थे, साथ ही साथ ये बिल्कुल ताजे थे, इसीलिए प्रेम ने इसे ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझा। प्रेम ने मीट का एक भाग उठाया और उसे काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। ये तो फहीम ने जैसे ही प्रेम के मीट की तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने आगे कहा, यह तो बहुत ही शानदार मीट है। इसे देखकर ही समझ आ रहा है कि यह बिल्कुल ताजा है। किसने सोचा था कि यह रेस्टोरेंट का ओनर इतनी कीमती चीज अपने हाथ में लेकर आया होगा। इस तरह का मीट ढूंढ पाना तो अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। ऐसे काम के लिए तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जजेस पैनल में बैठे प्रोफेसर ने सरप्राइज होकर कहा, ये कैसे हो सकता है? ऋषि के एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए और जजेस की बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगा था कि प्रेम इस कंपटीशन में बिना किसी तैयारी के आया था, लेकिन उसका मीट तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला। लगता है ये पहले से ही इस कंपटीशन के लिए तैयार था। जैसी मुझे उम्मीद थी, ये रेस्टोरेंट ओनर वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। संजना ने अपनी आंखें सिकोड़कर क्यूरियस होते हुए प्रेम की तरफ देखकर कहा। जजेस की बात सुनकर देखने वालों में भी हलचल होने लगी। उन्हें मालूम था कि इस तरह का मीट लाना सभी के बस की बात नहीं थी। अब ऋषि का मीट तो उसके आगे कुछ भी नहीं बचा था। इंग्रेडिएंट्स का रोल किसी भी डिश में खास होता है, लेकिन सबसे खास चीज तो शेफ की स्किल्स होती हैं। इसके अवन के आसपास तो तेल की एक बूंद भी नहीं दिख रही है, ना ही इसने अभी तक आग जलाई है, और इसे तो रोस्टिंग करनी भी नहीं आती है। अब ये मुझे कैसे हराएगा? ऋषि के चेहरे पर विश्वास भरी एक स्माइल आ गई और उसके दिमाग में ख्याल दौड़ने लगे। उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया और हर चीज को काफी ध्यान से परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करने लगा। प्रेम ने भी अपना सारा ध्यान अपने काम पर कर लिया, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस हो गए। वो मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। सारे टुकड़े बिल्कुल एक जैसी साइज के कट रहे थे। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये सब काम किसी मशीन से हो रहा हो। प्रेम के मीट काटने की यह कला देखकर देखने वाले हैरान हो गए। अब सभी लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि आगे आखिर क्या होने वाला है। एक तरफ ऋषि था जो रोस्टेड मीट के लिए जाना माना नाम था, और वहीं दूसरी तरफ प्रेम था जिसने आज तक ऐसी कोई भी डिश नहीं बनाई थी। सारे प्रिपरेशंस के बाद ऋषि ने रोस्ट करना शुरू किया। ऋषि ने अपनी रोस्टिंग मेथड को छुपाकर रखना ऑप्ट किया था, इसलिए इसके एम्प्लॉय भी एक तरफ जाकर खड़े हो गए। यह कंपटीशन दो शेफ्स के बीच का था। जैसे जैसे धुआं उठना शुरू हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि ऋषि ने रोस्टिंग शुरू कर दी है। इसके बाद सभी लोग मुड़कर प्रेम की तरफ देखने लगे। उसने रोस्टिंग एरिया को कवर नहीं किया था, लेकिन अभी वो उस जगह का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपने मीट को मसालों के साथ मिलाकर एक तरफ रख दिया था। अभी वो कुछ मसालों को मिलाकर एक सॉस बना रहा था। ऐसा करते हुए उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। ये मारिया रेस्टोरेंट का ओनर आखिर कर क्या रहा है? इसने अभी तक मीट को रोस्ट करना शुरू क्यों नहीं किया? मैं भी यही सोच रहा हूं। अभी वो कुछ मिला रहा है, लेकिन जितना मुझे मालूम है, रोस्टिंग करने के लिए इतने ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है। क्या इस सब में इतना समय बर्बाद करना ठीक है? बस यही तो तुम लोग गलत हो। प्रेम जी तो जीनियस हैं और वो कुकिंग के मामले में क्रांति लाने वालों में से एक हैं। हमें जो भी अजीब लगता है वो प्रेम जी के मामले में सब सही हो जाता है। वरना तुम ही सोचो, वो इतनी सारी डिशेस कैसे बना पाते? वो जिस तरह से ध्यान लगाकर काम कर रहे हैं, मैं बता सकता हूं कि उनका यह स्टेप वाकई बहुत जरूरी होगा। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ऋषि के अवन से रोस्ट मीट की खुशबू आना शुरू हो गई। हालांकि प्रेम अभी भी मसालों को मिलाने में बिजी था, जिससे सभी देखने वाले लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे। हालांकि ज्यादातर मारिया रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर्स विश्वास से भरे हुए थे। वो आंख मूंद कर प्रेम के कुकिंग स्किल्स पर विश्वास करते थे। ये किसी तरह का सॉस मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोस्ट मीट में तो सारा कमाल टेक्सचर का होता है ना। मसाले तो बाद में देखे जाते हैं, और वैसे भी मसाले काफी कम होने चाहिए।
बस ऐसे ही तो रोस्ट मीट का असली स्वाद उभर कर आता है। श्रीकांत प्रेम को अजीब ढंग से देख रहा था। 20 साल पुराने रेस्टोरेंट का एक शेफ होने के नाते उसे ऐसा लगता था कि उसे रोस्ट मीट के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी। इसी कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रेम असल में करना क्या चाह रहा था। उसके हिसाब से इतने जरूरी कंपटीशन में ऐसी चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुकिंग कंपटीशन के दौरान ज्यादातर शेफ ये कोशिश करते थे कि वो अपने डिश जजेस के सामने पहले रख सकें, ताकि किसी दूसरे शेफ की डिश खाने के बाद उनकी डिश को कंपेयर करके ना देखा जाए। प्रेम ने अपने मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था ताकि उन्हें आसानी से रोस्ट किया जा सके, जबकि ऋषि ने पूरा मीट एक बार में ही रोस्ट करने के लिए रखा था। हालांकि अभी तक प्रेम ने आग भी नहीं जलाई थी और उसकी जगह वो मसालों में अपना समय बर्बाद कर रहा था। लोगों के हिसाब से किसी भी कुकिंग कंपटीशन में यह बहुत ही बेवकूफी भरा कदम था। मुझे उम्मीद है कि यह आदमी इतने अच्छे मीट को बर्बाद नहीं करेगा, वरना मैं इसके खिलाफ बहुत ही भयानक रिव्यू लिखूंगा, फहीम ने मन ही मन सोचा। यह बोर्ड यहां से ले जाओ। आधे घंटे बाद ऋषि ने कवर के पीछे से कहा। ऋषि के सारे एम्प्लॉइज लकड़ी के बोर्ड्स हटाने लगे, जिसके पीछे रखा बड़ा सा काला अवन दिखने लगा। ऋषि अवन के ठीक सामने खड़ा था और उसके पूरे चेहरे पर पसीना था। वो आग पर अपने मीट को घुमा रहा था। कवर्स हटाने के बाद हवा में उसकी डिश की खुशबू घुलना शुरू हो गई। इसकी खुशबू कितनी कमाल की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेले ही ये सारा मीट खा जाऊंगा। देखने वालों की आंखों में चमक आ गई थी और उन सभी का ध्यान ऋषि के रोस्ट मीट की तरफ खिंच गया था। इस आदमी के कुकिंग स्किल्स तो वाकई सुधर गए हैं और इसका अवन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका अवन तो वाकई पूरे मीट को आधे घंटे में इतना पका सकता है। अब इसका बाकी काम भी आधे घंटे से कम में ही पूरा हो जाना चाहिए। फहीम ने सरप्राइज होकर ऋषि की तरफ देखकर सोचा। फिर उसने प्रेम की तरफ देखा, जो अभी भी उसके हिसाब से समय बर्बाद कर रहा था। फहीम ने अपना सिर हिलाकर सोचा, क्या यह हार मान चुका है? अपने चारों तरफ की बातें सुनकर ऋषि के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक कपड़े से अपने माथे का पसीना पोंछा और प्रेम की तरफ देखने लगा। प्रेम को उसका काम करता हुआ देखकर ऋषि चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजाकिया अंदाज से भरी स्माइल आ गई। लगता है प्रेम अभी तक झांसा ही दे रहा था। इसे वाकई नहीं मालूम कि मीट को रोस्ट कैसे किया जाता है। इसका साफ मतलब है कि इस कंपटीशन का नतीजा आ चुका है, ऋषि ने अपने मन ही मन सोचा। सॉस का तीसरा बोल नीचे रखने के बाद प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई। भले ही ये एक कंपटीशन था, लेकिन फिर भी प्रेम अपने सीखे गए तरीके के हिसाब से ही चल रहा था। वो अपने इस मौके का इस्तेमाल अपनी डिश को प्रमोट करने के लिए करने वाला था और उसके तीनों फ्लेवर्स एक ही बार में बताने वाला था। प्रेम ने ऋषि के चेहरे की स्माइल को देखा और उसके बड़े से अवन को देखने लगा। ऋषि का काम इतनी तेज देखकर प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। उसने सॉस बनाने में ही इतना समय बर्बाद कर लिया था कि अब उसे जल्दी जल्दी सब कुछ करने की जरूरत थी। उसने अपने बगल में रखी बास्केट से बांस की सीख उठाई और उसमें मीट फंसाना शुरू कर दिया। उसने एक सीख में मीट के 3 टुकड़े थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए और उसके ऊपर कुछ हरी सब्जियां लगा दी। ये प्रेम आखिर कर क्या रहा है? ये मीट को सीख में क्यों फंसा रहा है? क्या ये रोस्ट मीट के मामले में कोई नई क्रांति लाना चाहता है? ऐसा हो सकता है कि आज पहली बार मैं रोस्ट मीट कबाब देख रहा हूं। क्या इसका स्वाद अच्छा होगा? एक कबाब में मीट के बस 3 टुकड़े ही हैं। ये तो काफी कम है। इसके कंपैरिजन में तो मैं ऋषि का ही मीट चुनूंगा। उसकी खुशबू भी कितनी शानदार है। कल मैं ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट जरूर जाऊंगा। प्रेम जी के पास अभी भी काफी समय बचा है। क्या वो ऋषि के साथ साथ अपना काम खत्म कर लेंगे? अगर वो ज्यादा लेट हो गए तो उनके लिए काफी बुरा हो सकता है। सभी लोग क्यूरियस होकर प्रेम को देखते हुए बातें करने लगे। प्रेम का मीट को रोस्ट करने का तरीका ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल अलग था और कुछ लोगों को यह देखकर काफी चिंता होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि प्रेम समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा और शायद वो ठीक से मीट को रोस्ट भी न कर पाए। पापा तो जीत ही जाएंगे, अगली डकलिंग को गोदी में लेकर अपने स्टूल पर बैठे बैठे रिया ने विश्वास भरकर कहा। बॉस, आपको जीतना ही होगा, यामिनी ने अपनी मुट्ठी बांधकर नर्वस होते हुए कहा। रिया, यहां एक छोटी सी फायरबॉल फेंकना ताकि कोयले में आग लग जाए। प्रेम ने जैसे ही सारे कबाब को सेक में फंसा लिया तो वो रिया की तरफ मुड़कर बोला। आग लगाने में वाकई काफी समय लगता था, इसलिए उसने इसका एक शॉर्टकट अपनाना ठीक समझा। उसे मालूम था कि अगर वो इतने धीमे धीमे काम करेगा तो उसकी डिश बनने के पहले ही सारे जजेस का पेट भर चुका होगा
ठीक है, रिया ने सिर हिलाकर कहा और एक छोटी सी फायर बॉल अवन की तरफ फेंक दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयला तुरंत ही जल गया। हाँ बेटा, इतना काफी है, प्रेम ने चुटकी बजाकर कहा और रिया ने आग खत्म कर दी। अवन का कोयला बिल्कुल ठीक तरीके से जल चुका था और कोयले की खुशबू माहौल में घुल गई थी। वैसे ये एक बढ़िया चाल थी, लेकिन मेरा काम तो हो गया, जबकि तुम अभी शुरू कर रहे हो। अब मैं भी देखूं कि तुम मेरा मुकाबला कैसे करते हो। ऋषि ने अपने मीट के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाया और उसे कुछ बार और घुमाया। इसके बाद उसने मीट निकाल लिया, जो कि पक कर अब सुनहरा दिखने लगा था। सारे प्रिपरेशंस के बाद ऋषि ने रोस्ट करना शुरू किया। ऋषि ने अपनी रोस्टिंग मेथड को छुपाकर रखना ऑप्ट किया था। शाम के सूरज की लाल रोशनी रोस्ट हो चुके मीट पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी सुनहरा लग रहा था। रोस्ट मीट की शानदार खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी और सभी दर्शकों के मुंह में पानी आ चुका था। इसकी खुशबू कितनी लाजवाब है। मैंने पहली बार किसी रोस्ट मीट की ऐसी शानदार खुशबू सूंघी है। इसकी खुशबू तो दिलों की पसंद रेस्टोरेंट के रोस्ट मीट जितनी ही अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी तक इसे ना खाकर गलती कर दी है। वाकई में कल मैं ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट जाकर यह डिश जरूर खाऊंगा। देखो, ऋषि की डिश तो तैयार भी हो चुकी है, लेकिन प्रेम ने तो अभी शुरू ही किया है। ऐसे में तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम की डिश तैयार होने से पहले ही जजेस का पेट भर जाएगा। भीड़ में अचानक हलचल होने लगी। कुछ लोगों ने अभी से डिसाइड कर लिया था कि वो लोग ऋषि के रेस्टोरेंट जाकर इस रोस्ट मीट को जरूर खाएंगे, जबकि कुछ लोग चिंता जताते हुए प्रेम की तरफ ही देख रहे थे, जो इस दौड़ में पीछे रह गया था। क्या प्रेम आज सचमुच पहली बार मीट रोस्ट कर रहा है? उसके काम करने का तरीका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और उसने मसाले मिलाने में ही कितना वक्त बर्बाद कर दिया है। प्रेम को लेकर सिद्धार्थ का भरोसा पहली बार डगमगा रहा था। मारिया रेस्टोरेंट के सारे रेगुलर कस्टमर्स भी अचानक सन्नाटे में डूब चुके थे। इस कंपटीशन में दोनों तरफ के रेस्टोरेंट्स दांव पर लगे थे। अगर प्रेम ये कंपटीशन हारता है तो ककाओ गांव में मारिया रेस्टोरेंट का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। किसी को भी इस बात पर भरोसा ही नहीं था कि प्रेम के रेस्टोरेंट को जीतने के बाद ऋषि कभी भी प्रेम के जैसा खाना बना पाएगा। जल्दी कीजिए बॉस। यामिनी ने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध ली और वो काफी टेंशन के साथ प्रेम को देखने लगी, जबकि प्रेम अभी भी कबाब को आग पर धीरे धीरे रख रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। यामिनी ने आज के पहले किचन में ये अवन नहीं देखा था, जिसका साफ मतलब था कि प्रेम आज पहली बार यह डिश बना रहा था। जबकि दूसरी तरफ ऋषि मीट रोस्ट करने में माहिर था। भले ही यामिनी को प्रेम पर कितना ही भरोसा हो, लेकिन वो फिर भी काफी नर्वस महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ रिया जरा भी नर्वस नहीं थी। वो और अगली डकलिंग दोनों कबाब को घूर रही थीं। वो दोनों अपनी पलकें लगातार झपक रही थीं और उनके मुंह में पानी आने लगा था। क्या ये विश्वास से भरा हुआ है या इसे ज्यादा घमंड हो गया है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आदमी असल में क्या सोच रहा है। क्या प्रेम अभी भी ध्यान लगाकर कबाब को रोस्ट कर रहा है? उसे ऋषि की प्रोग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संजना ने कंफ्यूज होकर सोचा, इसकी आंखें एक पल को भी अवन से हटी नहीं है और इसे किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं है। ऋषि का रोस्ट मीट तो पहले से ही काफी अलग लग रहा है। क्या इसने इसमें कोई सुधार किए हैं? फहीम ने सरप्राइज होकर ऋषि की तरफ देखते हुए सोचा। उसने हवा में घुली रोस्ट मीट की खुशबू को सूंघा और अपनी सोच की सहमति में सिर हिलाया। मैंने अपने इस सीक्रेट सॉस को सुधारने में 3 साल बिताए हैं। ये मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है और आज मैं पहली बार इसे लोगों के सामने ला रहा हूं। तुम्हारी हार तो अब पक्की है प्रेम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आज इतने ज्यादा देखने वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करने का मेरे पास ये अच्छा मौका है। अगर मेरा रेस्टोरेंट कभी भी फूड एसोसिएशन के रैंकिंग बोर्ड में ना आया होता तो भी इस कंपटीशन के बाद मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ आनी पक्की थी। ऋषि ने भरोसे से भरी स्माइल करते हुए सोचा। आसपास खड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, जिससे ऋषि की छाती फूल गई थी। ऋषि ने एक नुकीला चाकू उठाया और मीट काटने लगा। उसने मीट के 5 टुकड़े करके उन्हें 5 अलग अलग प्लेट्स में रख दिए। इसके बाद उसने अपने एम्प्लॉइज को ये प्लेट्स ले जाने का इशारा किया। जजेस के सामने रोस्ट मीट की 5 प्लेट्स रखी जा चुकी थीं, जिससे सभी दर्शकों का ध्यान उस तरफ ही चला गया था।
सभी लोग बिल्कुल चुप होकर जजेस के रिएक्शन का इंतजार करने लगे। यहां खड़े ज्यादातर लोग फूडी थे और भले ही वो अभी इस डिश को नहीं खा सकते थे, लेकिन वो इन जजेस के रिव्यू सुनकर ये डिसाइड कर सकते थे कि उन्हें ये डिश आगे आने वाले समय में खानी है या नहीं। ये मीट तो कितनी अच्छी तरह से सुनहरा पक गया है और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। ये वाकई बहुत शानदार रोस्ट मीट है, श्रीकांत ने अपने सामने रखी प्लेट की तरफ देखकर कहा। उसका रेस्टोरेंट रोस्ट मीट बनाने में माहिर था और वो भी काफी अच्छे से रोस्ट मीट बनाना जानता था, इसलिए उसे मालूम था कि एक शानदार रोस्ट मीट की डिश बनाने में किस तरह की मेहनत लगती थी। उसे पता था कि कई सालों की प्रैक्टिस के बिना इतना शानदार रोस्ट मीट नहीं बनाया जा सकता था। श्रीकांत की बात सुनकर ऋषि के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपने ही जैसे रोस्ट मीट वाले एक शेफ के मुंह से तारीफ सुनना ऋषि के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रोफेसर ने एक मीट का टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में रख लिया, जिसके बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मीट तो काफी क्रिस्पी है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। इसका फ्लेवर एकदम शानदार है और ये मुंह में घुल रहा है। कोई भी इसे खाने से खुद को रोक नहीं सकता। इसकी सबसे शानदार चीज कि इसमें जो इस्तेमाल किया गया सॉस है। मैंने ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट में इसके पहले जो मीट खाया था, ये उससे काफी अलग है। ये कमाल का है और इसमें ज्यादा तेल भी नहीं है। इस डिश ने मीट के फ्लेवर को काफी अच्छे से बांध कर रखा हुआ है और खाने के बाद भी इसका टेस्ट मुंह में बरकरार है। मीट चबाने के बाद प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर की बातें सुनने के बाद बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया। एक फूड क्रिटिक होने के नाते प्रोफेसर में यह काबिलियत थी कि वो अपने रिव्यू से ही लोगों का मन ललचा सकता था। ऋषि के चेहरे की स्माइल और ज्यादा खिल गई। उसकी झोली में 2 वोट्स आ चुके थे। ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट 3 पीढ़ियों से चल रहा है और इसने इस रेस्टोरेंट का नाम अपने नाम पर रखा है ताकि लोगों को पता रहे कि अभी इस रेस्टोरेंट को कौन चलाता है। हालांकि सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया है वो इस मीट का फ्लेवर है, जो कई सालों से बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन ऋषि ने इसमें सुधार किया है। भले ही सॉस में बस हल्के से बदलाव किए हैं, लेकिन मुझे ये बदलाव बहुत बढ़िया लगे क्योंकि बहुत से लोग इसे करने में घबराते हैं। ये रोस्ट मीट बुरा नहीं है। फहीम ने रोस्ट मीट चखने के बाद अपना रिव्यू दिया। फहीम की बात सुनकर ऋषि के एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए। अगर फहीम अपना रिव्यू आधा ही कहता तो ऋषि अब तक अपनी जगह पर उछल चुका होता। फहीम की तारीफ भी बहुत ज्यादा चिढ़ पैदा करने वाली थी। हालांकि फहीम का वोट भी ऋषि की झोली में आ गया था। अरे बाप रे, फहीम ने भी ऋषि की डिश की तारीफ कर दी। इसका मतलब ये रोस्ट मीट वाकई कमाल का होगा। अब मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे हैं। अभी तक 3 जजेस ने ऋषि की डिश की तारीफ में अपनी सहमति जता दी है। अगर बाकी 2 जजेस भी ऐसा ही करते हैं तो मुझे लगता है कि मारिया रेस्टोरेंट के दिन आज ही खत्म हो जाएंगे। भीड़ में दोबारा हलचल शुरू हो गई थी। जीत का कांटा ऋषि की तरफ झुकता ही जा रहा था और सभी लोग संजना की रिव्यू का इंतजार कर रहे थे। संजना ने नजाकत के साथ अपने मीट का टुकड़ा काटा और उसे खाने के लिए तैयार हो गई। ठीक तभी तड़के की जोरदार आवाज सुनाई दी और प्रेम के अवन की तरफ से बहुत ही शानदार खुशबू उड़ती हुई आई। इस खुशबू में कोई जादू जैसी चीज थी जिससे सभी उसकी तरफ खींचे चले गए। ये खुशबू तो कमाल की है। क्या यही प्रेम जी का रोस्ट मीट है? ये तो लाजवाब है। भीड़ में फिर से हलचल शुरू हो गई। प्रेम के रोस्ट मीट की खुशबू ऋषि की डिश से भी ज्यादा गजब की थी, जिससे दर्शक खुद को इसकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे थे। सभी का ध्यान अब प्रेम की तरफ पहुंच चुका था, जो बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल शांत रहकर अपने कबाब के ऊपर सॉस डाल रहा था। अब मैं प्रेम के कबाब खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। संजना ने अपना फोक नीचे रख दिया और प्रेम की तरफ देखने लगी। चारों तरफ खुशबू का शानदार विस्फोट हुआ, जिससे सभी का ध्यान ऋषि की डिश से हट गया और सभी उस खुशबू की तरफ खींचे चले गए। ये कैसी कमाल की खुशबू है। ये मीट की खुशबू तो और भी ज्यादा निखर गई है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कोई और भी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि मसालों ने एक साथ मिलकर कोई करिश्मा कर दिया है, जिससे मीट की खुशबू का एक अलग ही रूप सामने आ गया है। मैंने कभी भी किसी रोस्ट मीट की ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। क्या ये कमाल उस सॉस के कारण हुआ है जिन्हें ये इतनी देर से बनाने की कोशिश कर रहा था? प्रेम के हाथ में हरे भरे कबाब को देखकर फहीम की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसे मीट बहुत पसंद था,
खास तौर पर ऐसा मीट जो मिलना ही बहुत मुश्किल होता था। दिलों की पसंद रेस्टोरेंट के किसी भी डिश में इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए जाते थे, यह सिर्फ कुछ वीआईपी लोगों तक ही सीमित था। फहीम को उन लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसीलिए उसे लंबे समय से उन इंग्रेडिएंट्स का स्वाद चखने का मौका भी नहीं मिला था। हालांकि प्रेम के कबाब ने उसका इंटरेस्ट जगा दिया था। अब वो ये भूल चुका था कि उसे प्रेम के बनाए फूड की बुराई करनी थी, बल्कि अब वो तारीफ करने का मन बना चुका था। ये रोस्ट मीट है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी शानदार क्यों है? भले ही ये मीट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, लेकिन इसका टेक्सचर ही इसे सबसे खास बनाता है। इसी कारण इसमें जो सॉस इस्तेमाल किया है वही इस राज की चाबी है कि इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है। पूरी कुकिंग के दौरान इस सॉस को बनाने में ही सबसे ज्यादा समय लगा था, और अब मैं समझ चुका हूं कि ऐसा क्यों किया गया। सॉस का इस्तेमाल करने से इस मीट की रौनक और बढ़ गई है, और अब ये रोस्ट मीट की डिश एक अलग मुकाम पर पहुंच गई है। प्रोफेसर भी ये देखकर काफी हैरान हो गया था। पहले वो भी प्रेम के समय बर्बाद करने वाले डिसीजन से परेशान था, जिसमें प्रेम ने मसालों को मिलाने में ही आधा समय लगा दिया था। लेकिन अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि प्रेम असल में समय बर्बाद नहीं कर रहा था। मुझे जैसी उम्मीद थी, प्रेम जी वाकई कुकिंग में क्रांति लाने के लिए ही बने हैं। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हम ऐसे शेफ को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही इस इलाके का फूड दुनिया में अपना झंडा लहराएगा। रॉबर्ट ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन अब उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी और वो स्माइल करते हुए प्रेम की तरफ देख रहा था। मैं तो बस इसकी खुशबू से ही बता सकता हूं कि अगर अभी मैं प्रेम जी के साथ कंपीट कर रहा होता तो मैं हार चुका होता। श्रीकांत ने एक गहरी सांस लेकर खुशबू को सूंघते हुए कहा और सांस छोड़ दी। पिछले 20 सालों से मीट बनाने में माहिर श्रीकांत को भी मालूम था कि वो किन जगहों में पीछे था। यार, संजना जी ने तो ऋषि की डिश खाने से सीधा मना कर दिया। वो वाकई बहुत साफ बोलती हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि फहीम ने बुराई में एक शब्द भी नहीं कहा और बस तारीफें की। क्या आज वो अपनी जिंदगी का पहला पॉजिटिव रिव्यू लिखने वाला है? संजना का ऋषि की डिश खाने से मना करना, जजेस की तरफ से लगातार तारीफें और माहौल में घुली शानदार खुशबू, इन तीनों चीजों ने मौसम पूरी तरह से बदल दिया था। सभी लोग प्रेम के हरे भरे कबाब की तरफ देख रहे थे। प्रेम ने आज लोगों को बिल्कुल अलग तरह से कबाब बनाकर दिखाए थे। बॉस तो कमाल के हैं, यामिनी ने तारीफ भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखकर कहा। उसे शुरू में काफी चिंता हो रही थी, लेकिन इस शानदार खुशबू को सूंघने के बाद उसकी सारी चिंताएं उड़ गई थीं। उसका भरोसा दोबारा जाग चुका था कि ऐसी कमाल की डिशेस सिर्फ प्रेम ही बना सकता था। प्रेम ने सॉस बनाने में ही इतना समय बस इसलिए ही बर्बाद किया था क्योंकि वो एक परफेक्ट डिश बनाना चाहता था। इसकी खुशबू तो वाकई उन कबाब से बहुत अच्छी है जो मैंने लंच में खाए थे। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। पापा ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। मुझे ये कबाब खाकर देखने हैं। रिया उम्मीद भरी नजरों से कबाब की तरफ घूर कर देखने लगी। अगली डकलिंग भी अपनी गर्दन बढ़ाकर कबाब की तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल कबाब पर झपटने के लिए तैयार हो रही थी। ऋषि ने सोचा था कि जीत उसकी झोली में आ गिरी थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस अब बिल्कुल बदल चुके थे। संजना ने उसकी डिश खाने से मना कर दिया था, और जिन 3 जजेस ने उसकी डिश की तारीफ की थी, अब वो भी दूसरी तरफ जाने लगे थे। उन्होंने प्रेम की डिश की जितनी भी तारीफें की थी, वो ऋषि की डिश की तारीफों से बहुत ज्यादा थी, और ये तो बस कबाब की खुशबू के कारण ही हो गया था। इस आदमी ने अपने कबाब में कोई तो खास चीज इस्तेमाल की है, वरना किसी भी रोस्ट मीट की खुशबू इतनी गजब कैसे हो सकती है? ऋषि अब थोड़ा सा परेशान हो गया था और उसका सारा विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। सिर्फ खुशबू से ही सारी कहानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन अब उसे काफी डर लगने लगा था। जिस हिसाब से प्रेम ने अपने कबाब में सॉस का इस्तेमाल किया था, उससे ऋषि समझ चुका था कि प्रेम आज पहली बार रोस्ट मीट नहीं बना रहा था। ऋषि को प्रेम के बारे में जो भी जानकारी मिली थी वो सारी गलत साबित हो गई थी, और इतने बड़े कंपटीशन में खुद को धकेलने के लिए अब ऋषि खुद ही जिम्मेदार बन चुका था। उसने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया था, जिसमें वो खुद ही जाकर कूद भी गया था। ऋषि के सारे एम्प्लॉइज का भरोसा भी धुंधला होने लगा। उन्हें मालूम था कि अगर ऋषि हार गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी, जो कि उनके लिए काफी बुरी खबर होगी। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी खुशबू कितनी शानदार हो, इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। इतने सारे मसालों का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं कि इसकी डिश का स्वाद भी अच्छा होगा।
ऋषि अपना और अपने एम्प्लॉइज का भरोसा दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रेम अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और उसका पूरा ध्यान अपने हाथ के कबाब पर था। प्रेम ने एक दूसरा ब्रश उठाया और सारे कबाब के दूसरे टुकड़ों पर उसे लगा दिया। वो सॉस के फ्लेवर को देखकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि लंच के सॉस के मुकाबले यह सॉस बहुत ज्यादा अच्छा था। इसी तरह प्रेम के तीनों सॉस एक अलग काबिलियत से भरे हुए थे। प्रेम ने सारे कबाब पर सॉस लगा दिया और उन्हें पलट दिया ताकि मीट अच्छे से सॉस को सोख ले। इसके बाद उसने हर प्लेट में 2-2 कबाब रखे और बाकी 3 हाथ में पकड़कर खड़ा हो गया। मिनी, ये प्लेट्स जजेस के पास ले जाओ, प्रेम ने यामिनी की तरफ मुड़कर कहा। जी बॉस, मिनी ने सिर हिलाकर कहा और प्लेट्स लेकर जजेस के पास जाने लगी, जबकि प्रेम ने 2 कबाब रिया को दे दिए और आखिरी अगली डकलिंग के बोल में डाल दिया। इसने अपनी बेटी और बिल्ली के लिए अपने कबाब बचाकर रखे। ये कितना अच्छा बाप है, मुझे इससे जलन हो रही है। मुझे इसकी बिल्ली ही बना दो। बहुत से लोग यामिनी की तरफ देख रहे थे जो जजेस पैनल की तरफ बढ़ रहे थे। बाकी कुछ लोग रिया और अगली डकलिंग की तरफ देख रहे थे। सबसे पहले हरे भरे कबाब का स्वाद जजेस ने नहीं चखा था, बल्कि यह मौका रिया और अगली डकलिंग को पहले दिया गया था। अगली डकलिंग ने खुश होकर कहा और अपने खाने में डूब गई। उसने मीट का आधा टुकड़ा एक बार में लिया और खुशी खुशी उसे चबाने लगी, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगली डकलिंग पूरी तरह से अपना फूड एंजॉय करने लगी थी। थैंक यू पापा, रिया ने अपने कबाब की तरफ देखकर कहा और उसने पाया कि मीट के तीनों टुकड़ों का रंग अलग अलग था। रिया ने गहरी सांस लेकर हरे भरे कबाबों को सूंघा, जिससे उसकी आंखों में खुशी की चमक भर गई। उसने मीट का आधा टुकड़ा काटा और खुशी खुशी उसे चबाने लगी। रिया खुश होकर अपने सिर को यहां वहां हिला रही थी। उसने कबाब को गटक कर अपने होठों पर लगे सॉस को चाटा और उसके चेहरे पर स्माइल दिखने लगी। रिया को देखकर सभी देखने वालों के मुंह में सुनामी आ गई थी। क्या इसका इस तरह ललचाते हुए खाना जरूरी है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम जानबूझकर रिया से ऐसा करवाता है। मेरा दिल तो पिघलता ही जा रहा है। मुझे अभी रिया के जैसी ही बेटी चाहिए। इसकी स्माइल कितनी सुंदर है। तुम लोग तो कबाब रख लो और मुझे रिया दे दो। जजेस हरे भरे कबाब का स्वाद चख पाते इसके पहले ही रिया को देखकर सभी के मुंह में पानी आने लगा था। अगर सुंदर शब्द की परिभाषा दी जाए तो रिया उस जगह बिल्कुल ठीक बैठती थी। हरे भरे कबाब में से शानदार खुशबू आ रही थी और रिया के जो खाने का अंदाज था उससे और 4 चांद लग गए थे। रिया की मीठी और मधुर मुस्कान, उस पर से उनके शानदार एक्सप्रेशंस हरे भरे कबाब को इस दुनिया की सबसे अच्छी डिश बना रहे थे। ये वही नई डिश होगी जिसके लिए प्रेम जी इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए गए थे, है ना? मुझे प्रेम जी से यही उम्मीद थी। वो जब भी इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए जाते हैं तो हम सभी को सरप्राइज कर देते हैं। मैं कल सबसे पहले यही डिश ऑर्डर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि आज रात प्रेम जी अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। रिया को कबाब खाता हुआ देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं एक रात तक इन्हें खाने का इंतजार कर पाऊंगा। ऐसा सच में नहीं होगा। प्रेम जी बहुत नियम कायदे वाले व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कहा है कि आज की छुट्टी है तो आज वो पूरे दिन कोई भी काम नहीं करेंगे। इसलिए आज तो मुझे ये हरे भरे कबाब मिलने से रहे। मारिया रेस्टोरेंट के सभी रेगुलर कस्टमर्स अब बिल्कुल शांत हो चुके थे। प्रेम और मारिया रेस्टोरेंट को लेकर उनके अंदर की अब सारी चिंताएं गायब हो गई थीं। वो लोग मारिया रेस्टोरेंट के मेनू में नई डिश जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। आज जिन लोगों ने पहली बार मारिया रेस्टोरेंट के बारे में सुना था, उनका इंटरेस्ट भी मारिया रेस्टोरेंट को लेकर जागने लगा था। रिया वाकई अपनी जिंदगी के असल मजे ले रही थी, क्योंकि उसे ही हर डिश को सबसे पहले खाने का मौका मिलता था। फिर भी लोग अभी जजेस के रिव्यू सुनने का इंतजार कर रहे थे ताकि इस कंपटीशन का विजेता चुना जा सके। 5 जजेस के सामने हरे भरे कबाब की प्लेट रखने के बाद यामिनी वापस प्रेम के पास आ गई। प्रेम ने यामिनी के कान में कुछ फुसफुसाया और वो सिर हिलाकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। प्रेम स्माइल करते हुए जजेस की तरफ देखकर रिव्यूज का इंतजार करने लगा। आज पहली बार प्रोफेशनल लोग उसकी डिश को रिव्यू करने वाले थे, जिस कारण प्रेम काफी एक्साइटेड था। इनमें से 2 लोगों को प्रेम अच्छे से जानता भी था। दूसरी तरफ ऋषि एकदम परेशान हो चुका था और वो अपने पीछे की तरफ मुट्ठी बांधकर खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। अगर उसे मालूम होता कि प्रेम रोस्ट मीट बनाने में इतना माहिर है तो वो कभी भी उसे मुकाबले के लिए नहीं ललकारता। अगर उसे कोई और पब्लिसिटी स्टंट करना भी होता तो भी इस मुकाबले की आखिरी 2 शर्तें वो कभी भी नहीं रखता
क्योंकि अगर उसके हाथ से उसकी रेसिपीज और उसका रेस्टोरेंट चला जाएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब जजेस के सामने ऋषि और प्रेम दोनों की डिशेस रखी हुई थी, जिनमें से 3 जजेस ने ऋषि की डिश खाकर भी देख ली थी और बस संजना और रॉबर्ट उसे चखने के लिए बाकी रह गए थे। रॉबर्ट ने पहले ऋषि की डिश को खाना बेहतर समझा। ये काफी क्रिस्पी है और इसकी खुशबू भी शानदार है। इसमें समय और आग का सही ध्यान रखते हुए सारे मसाले बिल्कुल ठीक तरह से मिलाए गए हैं। ये वाकई एक कमाल की डिश है। इस मीट के जूसेस का टेस्ट भी अच्छा है और इसका टेक्सचर भी लाजवाब है। कुकिंग प्रोसेस में इसका नेचुरल फ्लेवर बहुत अच्छे से बाहर निकल कर आया है। सारे मीट को एक ही बार में रोस्ट करने के बाद भी ये काफी अच्छे से पक गया है। ये डिश वाकई बहुत अच्छी है, रॉबर्ट ने सिर हिलाकर कहा। संजना ने रॉबर्ट की तरफ देखा और ऋषि की डिश खाना शुरू की। उसने मीट को थोड़ी देर तक चबाया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये डिश वाकई डिलीशियस है। ये ऊपर की तरफ काफी क्रिस्पी है और अंदर से भी काफी मुलायम है। इसका स्वाद तो दिलों की पसंद रेस्टोरेंट के मीट से भी ज्यादा अच्छा है, संजना ने सिर हिलाकर कहा। बाकी बचे जजेस का रिव्यू सुनकर ऋषि और उसके एम्प्लॉइज को काफी अच्छा लगा। आखिरकार उन्हें 5 जजेस के पॉजिटिव रिव्यूज मिल गए थे। हालांकि अभी तक किसी भी जज ने प्रेम की डिश खाकर नहीं देखे थे, इसलिए कंपटीशन का नतीजा आना अभी बाकी था। अब मैं इन हरे भरे कबाब को खाकर देखूंगा, फहीम ने अपना फोक और नाइफ उठाकर कहा। लेकिन तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो सीधे सीख से ही कबाब खा रही थी। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद फहीम ने अपने फोक और नाइफ नीचे रख दिए और कबाब को अपने हाथ में उठा लिया। रोस्ट मीट की खुशबू उड़ती हुई उसकी नाक में गई और वो उसमें खो गया। उसने देखा कि सॉस को बहुत अच्छे से और पूरी जगह एक जैसा डाला गया था, जिससे कबाब और भी ज्यादा लुभा रहे थे। हालांकि जिस चीज ने फहीम को सबसे ज्यादा हैरान किया था वो कबाब का रंग। मीट के तीनों टुकड़ों का रंग अलग अलग था। उसे नहीं मालूम था कि यह सॉस को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से हुआ था या आग पर ज्यादा देर तक पकाने की वजह से हुआ था। किसी भी तरह से इस मामले में प्रेम के पॉइंट कटने के चांसेस बढ़ चुके थे। तुमने एक ही सीख में 3 अलग अलग तरह का मीट रख दिया है, जिसका मतलब साफ है कि तुम एक आर्टिस्ट तो नहीं हो, फहीम ने प्रेम की तरफ मुड़कर मजाकिया अंदाज में कहा। भले ही प्रेम की डिश की खुशबू बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी फहीम ने अपनी कड़वी जुबान का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसे अपनी इमेज बरकरार रखनी थी। फहीम की बात सुनकर लोग हंसने लगे। वो फूड सजेशंस के कारण रिव्यूज नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि वो लोग फहीम के द्वारा चखे गए फूड की बुराई जानने के लिए उन रिव्यूज को पढ़ते थे। फहीम के रिव्यूज लोगों के मुंह में पानी लाने की बजाय उन्हें हंसाने का काम करते थे। मीट को रोस्ट करते समय आग को ओवन में काबू में रखना सबसे बेसिक स्किल्स में से एक है। ऋषि के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और वो लगातार फहीम की तरफ देखता रहा। उसे मालूम था कि भले ही किसी भी डिश की खुशबू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे ठीक तरह से पकाया ना जाए तो सारी मेहनत बर्बाद ही कहलाती है। प्रेम के चेहरे पर विश्वास भरी स्माइल थी और वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे मालूम था कि मीट के अलग अलग रंग उन्हें कम या ज्यादा पकाने की वजह से नहीं थे। हालांकि वो चाहता था कि उसकी जगह उसकी बनाई डिश की ही बात करे, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं समझाना चाह रहा था। फहीम प्रेम से बहस करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन जब प्रेम चुपचाप खड़ा रहा तो वो काफी डिसअपॉइंट हो गया। कबाब की खुशबू लगातार उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी और इस खुशबू में सबसे शानदार खुशबू लहसुन की थी। उसने कभी भी किसी को इसके पहले मीट पकाने के मसाले के तौर पर लहसुन का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की चीज का इस्तेमाल करने के बाद मीट का स्वाद कैसा हो गया होगा। इसी कारण वो प्रेम की डिश से और भी ज्यादा नाखुश हो गया। जब फहीम ने पहली बार प्रेम के हरे भरे कबाब को देखा था तो वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो कब उन्हें खा पाए, लेकिन अब जब ये कबाब उसके हाथ में थे तो उसका मूड थोड़ा सा बदल चुका था। मुझे इसे खाकर तो देखना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसने इतने शानदार मीट को बर्बाद नहीं किया होगा, फहीम ने अपने मन में सोचा और मीट का पहला टुकड़ा खा लिया। ये फ्लेवर, ये तो अजूबा है। फहीम के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही मीट का पहला टुकड़ा उसके मुंह में गया, उसके फ्लेवर्स और लहसुन का सॉस उसके मुंह में घुलने लगा। उसे लहसुन का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन कबाब में उसका एक अलग ही फ्लेवर बनकर सामने आया था। जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, मीट धीरे धीरे अपनी परतें खोलने लगा, जिससे स्वाद का एक विस्फोट फहीम के मुंह में हुआ। उसके टेस्ट बर्ड्स झूमने लगे थे
पहली ही बाइट के बाद वो खुद को और मीट खाने से रोक नहीं पा रहा था। ये मीट तो वाकई बहुत ज्यादा डिलीशियस है। मैं जल्दी जल्दी में अपनी जीभ ही कतरने वाला था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई मौजूद है जो इस तरह की डिश बना सकता है। फहीम ने दिल से तारीफ करते हुए कहा। उसने मीट का दूसरा टुकड़ा खाया, जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे चबाने और गटकने के बाद फहीम बिल्कुल हैरान था। क्या बात है, दूसरे मीट का फ्लेवर पहले से बिल्कुल अलग है, लेकिन यह भी बेहद कमाल का है। फहीम ने खुद को काबू में रखकर कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि फहीम ने इस डिश को डिलीशियस कहा। मैंने आज तक उसके मुंह से जो सबसे अच्छा रिव्यू सुना है वो बुरा नहीं है, ये था। ये तो कमाल हो गया। अरे देखने वाली सबसे खास बात तो कुछ और ही थी। क्या उसने कहा कि दोनों मीट के टुकड़ों का अलग अलग स्वाद था? रोस्ट मीट में एक फ्लेवर लाना ही कितना मुश्किल काम है, लेकिन प्रेम ने एक ही कबाब में 2 अलग अलग फ्लेवर बना लिए। वो वाकई में एक शानदार शेफ है। मुझे तो लगता है कि टोटल 3 फ्लेवर्स हैं। क्या तुम लोग भूल गए कि फहीम ने क्या कहा था? मीट के तीनों टुकड़ों का रंग अलग अलग है। इसका मतलब साफ है कि ये इसके अलग अलग फ्लेवर्स के कारण था, ना कि इसे आग पर ठीक तरीके से ना पकाने के कारण। फहीम के रिव्यू के बाद भीड़ में बातें शुरू हो गई थीं। सभी लोग काफी सरप्राइज और एक्साइटेड हो गए थे। अब मैं भी ये डिश खाकर देखना चाहूंगी। संजना ने अपने सामने रखे हरे भरे कबाब की तरफ देखकर कहा और अपना नाइफ उठाकर एक टुकड़े को काटा। नाइफ मक्खन की तरह मीट को काटता हुआ निकल गया और मीट नाइफ पर चिपका भी नहीं। मीट की और भी शानदार खुशबू संजना की तरफ उड़कर गई और उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसकी नजरों में यह मीट इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इतना भी खास नहीं था जितना वो लोग बता रहे थे। वो नॉर्मली इस तरह का खास मीट रोज खाती थी। हालांकि प्रेम की यह डिश उसे लगातार अपनी तरफ खींच रही थी और उसके अंदर से इसे जल्दी खाओ, इसे खा लो की आवाजें आ रही थी। संजना ने बड़ी नजाकत के साथ मीट का टुकड़ा अपने मुंह में रखा। जैसे ही मीट उसके मुंह में पहुंचा, उसकी दोनों आईब्रोज ऊपर उठ गईं और उसके चेहरे की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। मीट के जूसेस और उसका सॉस संजना के टेस्ट बड्स को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। उसे इस मीट को बस हल्के से चबाने की जरूरत थी और उसके मुंह में एक लाजवाब स्वाद का विस्फोट हो गया था, जिसमें मसालों का शानदार स्वाद मिला हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में फायर बॉल का विस्फोट हो गया हो, जो छोटी छोटी फायर बॉल्स में बटकर उसके पूरे मुंह में फैल गई हो। जैसे जैसे संजना अपने मीट को चबाती गई, वैसे वैसे वो उसके फ्लेवर में खोती गई। वो मीट को जल्दी जल्दी चबाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मीट को गटकने के बाद भी उसका टेस्ट संजना के मुंह में बरकरार था। संजना ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने सीख को अपने हाथ में उठाया और पहले मीट का बचा हुआ टुकड़ा खा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्माइल करते हुए उसे चबाने लगी। इतनी शानदार डिश के सामने वो अपनी नजाकत भरी इमेज को दूर फेंकने के लिए भी तैयार थे। ये फ्लेवर तो अनबिलीवेबल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे अच्छी कोई भी चीज नहीं खाई। यहां तक कि दिलों की पसंद की रेस्टोरेंट की कोई भी खास डिश इसके सामने चाय कम पानी है, संजना ने तारीफ करते हुए कहा और मीट का दूसरा टुकड़ा खा लिया। इस बार लहसुन का स्वाद गायब हो गया था और उसकी जगह एक अलग तरीके के तड़के ने ले ली थी, जो पहले फ्लेवर से भी ज्यादा तेज था। दूसरा टुकड़ा चबाकर गटकने के बाद संजना ने तीसरे टुकड़े को अपना निशाना बनाया। संजना जी ने कितना गजब का रिव्यू दिया है। उन्होंने कहा था कि ऋषि की डिश का स्वाद दिलों की पसंद रेस्टोरेंट की डिशेस से भी अच्छा है, लेकिन उनका कंपैरिजन बस नॉर्मल डिशेस से था। जबकि इस बार उन्होंने दिलों की पसंद की रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश से कंपेयर करते हुए प्रेम की डिश को बेहतर बताया था, जिसमें दिलों की पसंद की रेस्टोरेंट की वो डिश भी शामिल थी जो फूड कंपटीशन के रैंकिंग बोर्ड पर नंबर 1 थी। अब तो मुझसे और नहीं रहा जा रहा है। मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे हैं। मुझे आखिर ऐसे टॉर्चर से क्यों गुजरना पड़ रहा है? ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट के दिन आज खत्म होते हैं। प्रेम की डिश ने 5 जजेस का दिल जीत लिया है। संजना के रिव्यू ने भीड़ में हलचल बढ़ा दी थी। उसका रिव्यू सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। दिलों की पसंद रेस्टोरेंट की कुछ खास डिशेस के लिए 15 दिन पहले से रिजर्वेशन कराना होता था। इसके बाद वो सभी काफी महंगी भी थी और एक आम व्यक्ति जब तक अपनी सारी सेविंग्स दांव पर न लगा दे, वो उसे खा भी नहीं पाता था। हालांकि जो डिशेस ककाओ गांव में सबसे खास मानी जाती थी, वो आज प्रेम की डिश के आगे फीकी पड़ गई थी। आज सिंह परिवार की संजना ने खुद इस बात को सबके सामने कहा था। उसकी बात सभी के लिए बहुत मायने रखती थी।
क्योंकि वो दिलों की पसंद रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर थे। इसीलिए इस जगह संजना का रिव्यू फहीम के रिव्यू से भी बढ़कर था। ऋषि का चेहरा भी पूरी तरह से उतर गया था और पीछे की तरफ उसके हाथ कांपने लगे। फिर भी वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ऋषि के एम्प्लॉइज का हौसला इस बार बिल्कुल नीचे गिर गया। वो सभी अपनी मुट्ठी बांधकर निराश होकर खड़े थे। वो लोग देख पा रहे थे कि अब आने वाले समय में उनका क्या होने वाला था। जबकि रॉबर्ट अपने मीट का तीसरा टुकड़ा खा चुका था। ऐसा करने के बाद उसके चेहरे पर सरप्राइज और खुशी साफ झलकने लगी थी। इस तीसरे टुकड़े में काफी स्पाइसी फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी छोटी छोटी फायर बॉल्स उसके मुंह में फटने लगी थी, जिसमें मीट के जूसेस और तेल फ्यूल का काम करते हुए इस चीज को और भड़का रहे थे। लहसुन और तड़के वाला फ्लेवर चखने के बाद रॉबर्ट तीसरा टुकड़ा खाना नहीं चाहता था, क्योंकि कोई चीज कितनी भी ज्यादा डिलीशियस क्यों ना हो, तीसरी बार खाने के बाद उसके अंदर का सरप्राइज और हैरानी गायब हो जाती है। हालांकि तीसरा टुकड़ा खाने के बाद उसका यह भ्रम भी दूर हो गया। यह स्पाइसी फ्लेवर तो बस एक शुरुआत थी, इसके भीतर छुपा हुआ स्वाद तो अभी निकलना बाकी था। जहां एक तरफ नॉर्मल स्पाइसी फ्लेवर में सिर्फ मिर्च का स्वाद ही आता है और उसे सहना नामुमकिन हो जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम की डिश का स्पाइसी फ्लेवर ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो मीट के ओरिजिनल फ्लेवर को भी और ज्यादा निखार रहा है। तीसरा टुकड़ा गटकने के बाद रॉबर्ट ने सोचा, उसका पूरा पेट गर्माहट महसूस कर रहा था और वो खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाया। मीट के तीनों टुकड़े ने मुझे 3 गुना सरप्राइज किया। लहसुन का फ्लेवर डिलीशियस और रिफ्रेशिंग है, तड़के का फ्लेवर भुलाया नहीं जा सकता, जबकि स्पाइसी फ्लेवर खाने से खुद को रोका नहीं जा सकता। भले ही ये तीनों टुकड़े एक ही कबाब का हिस्सा हैं, लेकिन इनके फ्लेवर्स के बिल्कुल अलग तरह के एक्सपीरियंस रहे। ये तीनों ही अपनी जगह बिल्कुल कमाल हैं। रॉबर्ट ने तारीफ भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखा। उसके लिए प्रेम की तारीफ में बस एक ही शब्द था, जीनियस। प्रेम ने ना सिर्फ एक परफेक्ट रोस्ट मीट बनाया था, बल्कि जिस तरह से उसने इसके फ्लेवर्स को जमाया था वो प्रेम की अक्लमंदी दिखाते थे। अगर उसने स्पाइसी फ्लेवर को पहले जगाया होता तो उसके कंपैरिजन में बाकी के 2 फ्लेवर्स काफी फीके रहते। बाकी चारों जजेस ने भी एक साथ अपनी सीख नीचे रख दी और गहरी सांस छोड़ी। संजना अपनी जीभ बाहर निकालकर बैठी थी, जो उसके बचपने को साफ झलकाती थी। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि लोग उसे देख रहे हैं तो उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर थोड़ी देर तक चुप बैठा रहा और फिर उसने गहरी सांस छोड़ी। अब मुझे यह भी नहीं मालूम कि और क्या कहना चाहिए। इस छोटे से कबाब ने मुझे लगातार 3 बार चौंकाया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। घर जाकर जब मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगा तब मैं इस डिश के बारे में एक रिव्यू लिखूंगा। शायद तभी मैं इस डिश के साथ इंसाफ कर पाऊंगा, प्रोफेसर ने कहा। मैं जो भी कुछ बना सकता हूं, ये रोस्ट मीट उन सभी चीजों से बहुत आगे है। श्रीकांत ने सरल शब्दों में अपना रिव्यू दिया और ऐसा करते हुए वो थोड़ा निराश भी हो गया। भीड़ में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। अब इस कंपटीशन का नतीजा बहुत साफ था, लेकिन फिर भी सभी लोग जजेस से आखिरी नतीजा सुनना चाहते थे। प्रेम बिल्कुल शांति से सभी जजेस की तरफ मुड़ गया। जजेस, प्लीज अपना आखिरी नतीजा सुनाइए। आपको ऋषि और मेरी डिश में से एक विजेता चुनना है, प्रेम ने कहा। सभी लोग 5 जजेस की तरफ मुड़कर आखिरी नतीजे का इंतजार करने लगे। ऋषि की सांसें बहुत तेज हो गई थीं। जजेस की बातों से वो बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसे किसी करिश्मे की उम्मीद थी। उसने आज एक ऐसा सॉस बनाया था जिसे सीखने में उसे 3 साल की कड़ी मेहनत लगी थी, और इसमें कितनी ही बार उसके हाथ असफलता लगी थी। वो अपनी डिश का स्वाद अच्छा करना चाहता था, जो कई सालों से एक जैसी ही थी। ऐसा करने के लिए उसे बहुत साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो अपना 3 पीढ़ियों पुराना रेस्टोरेंट नहीं खो सकता था। जो एक बात ऋषि को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर उसे अपना रेस्टोरेंट किसी और के हाथों देना पड़ा तो वो इस दुनिया में जिंदा कैसे रहेगा। रिया खुशी खुशी अपना दूसरा कबाब खा रही थी। उसे आखिरी नतीजे की जरा भी चिंता नहीं थी। उसकी नजरों में उसके पापा को इस दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता था। इसलिए उसके लिए यह बात बिल्कुल कांच की तरह साफ थी कि उसके पापा ही जीतने वाले थे। मैं मारिया रेस्टोरेंट के हरे भरे कबाब को विजेता चुनती हूं, संजना ने अपने रुमाल से अपने होंठ पोंछते हुए कहा। फिर वो स्माइल करते हुए प्रेम की तरफ मुड़ी और बोली,
तुम्हारी डिश बहुत डिलीशियस थी। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे घर आकर दोबारा मुझे यह डिश बनाकर खिलाओ। अपने घर बुलाने के लिए आपका शुक्रिया संजना जी। सिंह परिवार के घर में आना मेरे लिए किस्मत की बात होगी, लेकिन अगर आपको मेरे हरे भरे कबाब पसंद आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें मेरे रेस्टोरेंट में आकर ही खाएं। मुझे अपने रेस्टोरेंट में खुद ही सारी चीजें बनानी होती हैं और छुट्टी के दिन मैं आराम करना पसंद करता हूं। प्रेम ने स्माइल करते हुए संजना के इनविटेशन को ठुकरा दिया। भले ही संजना उसे कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रेम किसी के भी घर में जाकर खाना नहीं बनाना चाहता था। साथ ही साथ प्रेम संजना के साथ एक बहुत जरूरी डील करना चाहता था, और अगर वो उसके लिए खाना बनाने लगता तो शायद ही वो कभी यह डील कर पाता। प्रेम को अच्छे से मालूम था कि इस तरह से कोई बिजनेस नहीं किया जाता। संजना सरप्राइज होकर प्रेम की तरफ देखने लगी। आज पहली बार किसी शेफ ने संजना के इनविटेशन को ठुकराया था। सिंह परिवार के घर में आकर खाना बनाने के लिए कई सारे शेफ जी जान लगाने के लिए तैयार रहते थे। अगर कोई उन्हें ऐसी खबर भी सुना देता था तो इतने में ही वो जन्नत घूम लेते थे। उसे अब प्रेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था। ठीक है, लगता है आप अपने काम को काफी अच्छे से मैनेज करके रखे हैं। अगर इस हफ्ते की छुट्टी के दौरान आपके पास समय हो तो आप अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ सकते हैं, संजना ने सिर हिलाकर कहा। यह तो मेरा सौभाग्य होगा, प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था, जिससे साफ होता था कि वो एक दोस्त की तरह इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में प्रेम कई बड़े बड़े घरों में होकर आया था, जिनमें से एक उसका खुद का घर भी था। इसलिए बड़े घर में जाना उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। सभी लोग जलन भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखने लगे। पहली बार में संजना ने प्रेम को जो इनविटेशन दिया था वो एक शेफ के तौर पर था, जिससे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बनता था। हालांकि दूसरा इनविटेशन एक दोस्त की तरह था। प्रेम पहली ही बार मिलने के बाद भी इतने बड़े परिवार की लड़की संजना सिंह के दोस्तों के जैसा गिने जाने लगा था, जबकि सिंह परिवार का घर कोई ऐसी ही जगह पर नहीं था जहां कोई भी ऐसे ही घूमने के लिए जा सके। पूरे राज्य में सबसे अमीर परिवार होने के नाते उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसों के बूते पर कुछ भी करने के काबिल थे, और उनके पैसे देखकर कोई भी अपना आपा खो सकता था। ऋषि का चेहरा अब और भी ज्यादा उतर गया था, लेकिन उसने कुछ भी कहने से खुद को रोक लिया। क्या तुम्हें अभी भी कुछ पूछने की जरूरत बाकी रह गई है? ये हरे भरे कबाब तो मेरी सोच से भी आगे थे। इस पूरे इलाके में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं आई, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी इसकी टक्कर की कोई चीज बन पाएगी। मैं हरे भरे कबाब को विजेता चुनता हूं। फहीम ने प्रेम की तरफ देखकर अपना नतीजा सुनाया। प्रेम की डिश की इतनी तारीफ करने की वजह से उसने अपनी कड़वी जुबान वाली इमेज को खुद ही चकनाचूर कर दिया था, लेकिन इस बार उसे वाकई इस डिश से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। अगर उसे किसी चीज की शिकायत करनी भी थी तो वो ये हो सकती थी कि एक कबाब में सिर्फ मीट के 3 टुकड़े थे, जो वाकई बहुत कम थे। ऋषि के एक्सप्रेशंस दोबारा फिर से बदल गए और वो बाकी जजेस की तरफ मुड़कर देखने लगा। ऋषि के एम्प्लॉयज भी अब काफी परेशान हो चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका सबसे बुरा सपना अब सच होने वाला था, और उन्हें नहीं मालूम था कि ऐसा होने के बाद वो लोग क्या करेंगे। सभी दर्शक भी बचे हुए 3 जजेस की तरफ मुड़कर देखने लगे। अगर उनमें से कोई भी प्रेम के लिए वोट करता है तो प्रेम जीत सकता था। फ्लेवर, टेक्सचर, खुशबू, प्रेम के हरे भरे कबाब इन तीनों चीजों में बहुत आगे थे, इसलिए मैं भी हरे भरे कबाब को विजेता चुनता हूं, रॉबर्ट ने ऋषि की तरफ देखकर कहा। रॉबर्ट को मालूम था कि अगर ऋषि ने गलत तरीके से फूड एसोसिएशन के रैंकिंग बोर्ड में आने की कोशिश ना की होती तो उसकी यह डिश दोबारा से टॉप 30 में आसानी से आ सकती थी। ऋषि के डिश में वाकई पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन प्रेम के हरे भरे कबाब एकदम परफेक्ट थे। मैं हरे भरे कबाब को विजेता चुनता हूं। प्रोफेसर ने दिलासा भरी नजरों से ऋषि की तरफ देखकर अपना नतीजा सुनाया। मैं भी हरे भरे कबाब को ही विजेता चुनता हूं, श्रीकांत ने एक गहरी सांस छोड़कर ऋषि की तरफ देखते हुए कहा। अभी तक रोस्ट मीट के मामले में दिलों की पसंद रेस्टोरेंट का एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन अब मारिया रेस्टोरेंट के हरे भरे कबाब उससे काफी ऊपर निकल चुके थे, जिससे श्रीकांत जैसे कितने ही रोस्ट मीट बनाने वाले के हौसले मिट्टी में मिलने वाले थे। अरे, मारिया रेस्टोरेंट को तो 5 जजेस की वोट मिले हैं। इसका मतलब ये कंपटीशन प्रेम जीतता है। चुपचाप खड़ी भीड़ में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद लोगों के एक के बाद एक रिएक्शंस आना शुरू हो गए। हालांकि लोगों ने यह नतीजा बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन बाहर रहकर ऐसा कुकिंग कंपटीशन देखना
सभी के बहुत ही खास तजुर्बे में शामिल हो चुका था। हालांकि कंपटीशन की शुरुआत में सभी को यह लगने लगा था कि ऋषि ही विजेता बनेगा, लेकिन हरे भरे कबाब के साथ प्रेम ने यह बाजी मार ली थी और 5 वोट अपनी झोली में डाल लिए थे। यह सारी प्रोसेस वाकई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। थैंक यू, प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। उसे इसी नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन 5 वोट अपनी तरफ देखकर उसे काफी खुशी हुई थी। ये नहीं हो सकता। ऋषि की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी भी पल ढेर हो जाएगा। उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। 5 में से एक जज ने भी उसे विजेता घोषित नहीं किया था। इतनी बुरी हार होने के बाद तो वाकई ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट किसी लायक नहीं बचा था। देखिए, 5 जजेस ने अपना रिजल्ट सुना दिया है, मैं जीत गया। प्रेम ने ऋषि की तरफ देखकर शांत रहते हुए कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने पहले ही इन लोगों को रिश्वत खिला दी होगी। ऋषि ने ना में सिर हिलाकर कहा और जजेस पैनल की तरफ चला गया। उसने फहीम की प्लेट से बाकी बचा हरा भरा कबाब उठाया और उसका पहला टुकड़ा खाया। ये फ्लेवर ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मीट के जूसेस और उसका सॉस तेजी से उसके मुंह में घुल गया था। उसे एक ऐसा स्वाद महसूस हो रहा था जिसे वो कभी नहीं भुला सकता था। अब उसे लग रहा था कि जजेस ने इस डिश के इतने कम रिव्यूज देकर इसके साथ ठीक तरह से इंसाफ नहीं किया था। ऋषि के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो जमीन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा निकाल ली हो और वो सिर्फ हड्डी और मांस का बस एक पुतला बचा हो। फहीम अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने ऋषि के हाथ से कबाब छीन लिया। फिर उसने मीट के पहले टुकड़े की खाली जगह को देखा। ऋषि, तुम मोटे भद्दे आदमी, तुम मेरे कबाब को क्यों चुरा रहे हो? फहीम ने गुस्से में आकर कहा। एक नया मिशन। ठीक तभी प्रेम के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कोई इतना डिलीशियस रोस्ट मीट कैसे बना सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। कई पीढ़ियों से हम ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। हमने ये काम करूर से शुरू किया था और पिछले लंबे समय से हम ककाओ गांव में ये काम कर रहे हैं। मैं किसी से भी अपना रेस्टोरेंट नहीं हार सकता। मैंने ये शर्त लगाई ही क्यों? मैं रेस्टोरेंट और उसकी सारी रेसिपीज हार गया। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। उनके जाने के पहले मुझे फूड कंपटीशन के रैंकिंग बोर्ड में टॉप 20 में आना है। ऋषि जमीन पर ढेर हो चुका था और उसके सारे कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। यहां तक कि उसके नीचे की जमीन भी उसके पसीने से भीग गई थी। ऋषि का पूरा शरीर कांप रहा था और वो बच्चों की तरह रो रहा था, जिससे अगल बगल खड़े लोग उसकी तरफ दिलासा भरी नजरों से देखने लगे थे। लोगों ने आपस में बातें करनी बंद कर दी थी। कंपटीशन खत्म हो चुका था, लेकिन किसी को भी अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। प्रेम और ऋषि के बीच एक शर्त लगी थी और अब सभी लोग देखना चाहते थे कि प्रेम इस सिचुएशन में क्या करने वाला था। भले ही ऋषि की हालत अभी बहुत दुख भरी थी, लेकिन फिर भी मारिया रेस्टोरेंट के किसी भी रेगुलर कस्टमर को इस बात का कोई दुख नहीं हो रहा था। ऋषि ने आज पूरे दिन मारिया रेस्टोरेंट के सामने हंगामा खड़ा किया था और उसने प्रेम की बेइज्जती करते हुए भी बहुत कुछ कहा था। वो खुद ही अपनी शर्तों के साथ चलकर आया था, इसलिए यह सब गलती उसकी खुद की थी। प्रेम ने ऋषि को इस कंपटीशन में धूल चटा दी थी और 5 जजेस ने उसके लिए वोट किया था। ऋषि के हक में वही आया था जिसके वो लायक था। हालांकि लोग उस जगह ऋषि की हालत देखने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे थे, बल्कि ज्यादातर लोग तो टेबल पर बने बिना हरे भरे कबाब देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद प्रेम कंपटीशन में जीत मिल जाने के बाद इस अच्छे मौके पर सभी को कबाब बनाकर खिला सकता था। रिया और जजेस को हरे भरे कबाब खाता हुआ देखना सभी लोगों के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था और वो सभी भी कबाब में गोते लगाना चाहते थे। दूसरी तरफ जब से सिस्टम ने नए मिशन की बात की थी, तभी से प्रेम के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब हो गए थे। वो इस मिशन को पूरा करने में काफी हेजिटेट हो रहा था। सिस्टम, क्या तुम चाहते हो कि लोग यहां मेरे दुश्मन बन जाएं? मुझे बस मेरे काम से मतलब है और मैं थोड़ा ताकतवर बनकर स्टेबल लाइफ चाहता हूं। तुम मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते, प्रेम ने कहा। कुकिंग के बादशाह बनने की दौड़ में तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि तुम अपने कुकिंग स्किल्स के बूते पर दुनिया को चैलेंज करो और अपने फूड की दम पर दुनिया को जीत लो। मुझे तुम्हारे इस डरपोक नजरिए पर लानत आती है।
ये मिशन तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने कुकिंग स्किल सुधारने की रेट बढ़ा पाओ। सिस्टम ने अपनी बात पर टिके रहकर कहा, अब मैं बाप भी हूं, मेरे लिए फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि मैं अपनी औलाद को अच्छे से बड़ा करूं, तो फिर मैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में समय क्यों बर्बाद करूं? प्रेम ने कहा, मैं वैसे भी बहुत कुछ सोच समझ कर अपना काम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर ध्यान देना ही होगा। सिस्टम ने कहा। अरे लेकिन, प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली और आगे बोला, मैं रिया की बात कर रहा था, तुम मेरे बेटे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? प्रेम के दिमाग में अजीब से साइंस दिखने लगे, जिसमें कुछ ऐसे कोड थे जिन्हें सुलझाना काफी कठिन था। थोड़ी देर बाद सिस्टम दोबारा नॉर्मल हो गया और वो दांत पीसते हुए बोला, अगले 3 मिनट में अपना मिशन पूरा करो, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। सजा के तौर पर तुम्हारे आज के 3/4 स्ट्रेंथ पॉइंट वापस काट लिए जाएंगे। क्या? ये तो बहुत गलत है, प्रेम ने मन ही मन सिस्टम से कहा। उसे सिस्टम ने एक ऐसी सजा बताई थी जिससे उसके पूरे दिन की कड़ी मेहनत मिट्टी में मिल सकते थे। फिर प्रेम ने पूछा, मिशन पूरा होने का क्या इनाम है? आधे स्ट्रेंथ पॉइंट का आधा, सिस्टम ने जवाब दिया। हाँ, तो तुम्हें ऐसा पहले कहना चाहिए था ना। सिस्टम की बात सुनकर प्रेम की आंखों में चमक आ गई। इन 0.25 स्ट्रेंथ पॉइंट के बाद प्रेम एक ही दिन में पूरा 1 स्ट्रेंथ पॉइंट कमा सकता था। उसने नहीं सोचा था कि सिस्टम इतना बड़ा दिल दिखाएगा। कंपटीशन का नतीजा सुनाया जा चुका है। 5 जजेस ने पूरी ईमानदारी से निर्णय लिया है और गवाह के तौर पर सभी पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। मैं जल्द ही हमारे साइन किए गए डॉक्यूमेंट को मुखिया जी के महल भेज दूंगा ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे एग्रीमेंट का पालन करोगे और रेस्टोरेंट से कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। प्रेम ने शांत रहकर ऋषि की तरफ मुड़ते हुए कहा। एक बिजनेसमैन होने के कारण प्रेम कुछ आंसुओं के कारण अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ सकता था, खास तौर पर उस आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं जो उसका सब कुछ छीनने के लिए आया था। प्रेम जी, मैं आपके सामने झुककर आपको अपना बाप कहता हूं, लेकिन प्लीज मेरा रेस्टोरेंट मुझसे मत छीनिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। आज से मैं आपका लड़का हुआ। आप जो चाहे मुझसे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मेरा रेस्टोरेंट मुझसे मत लीजिए। ऋषि ने अपने घुटनों पर बैठकर प्रेम के पैरों से लिपटते हुए कहा, यह तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं चाहता कि रिया का तुम जैसा कोई भाई हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट तो नहीं छोड़ूंगा। प्रेम ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा और आगे बोला, मुझे तुम्हारी रेसिपीज नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी एक शेफ का सम्मान बाकी रह गया है तो उठो और यहां से चले जाओ। एक अच्छा शेफ खुद ब खुद इस दुनिया को अपने रहने लायक बना लेता है। ऋषि प्रेम की बात सुनकर हैरान हो गया। जैसे ही उसने प्रेम की तरफ देखा, उसकी आंखों की चमक लौट आई। हां, वो बात अलग है कि अगर तुम अपनी इस डिश को अगले 100 सालों तक भी सुधारते रहो तो भी तुम मेरी डिश का मुकाबला नहीं कर पाओगे। प्रेम ने ऋषि की तरफ नीचे देखकर कहा और फिर अगल बगल खड़े लोगों को देखने लगा। वो स्माइल करते हुए आगे बोला, मैं इस दुनिया में अच्छे खाने की क्रांति लाना चाहता हूं। अगर कोई भी मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो वो कभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के पहले एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उसे अपने सबसे कीमती चीज दांव पर लगानी होगी। वाह, प्रेम जी तो बहुत ही हिम्मत वाले हैं। ये भले ही थोड़ा घमंडी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूं? ये दुनिया के सभी शेफ के लिए एक चुनौती भरी ललकार है। मुझे लगता है कि अब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स आए दिन देखने को मिलेंगे। भीड़ में मौजूद सभी लोग प्रेम को घूरते हुए बातें करने लगे थे। प्रेम अब घमंड भरी बात कर रहा था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। इस दुनिया में अच्छे खाने की क्रांति, यह वाकई बहुत बड़ा विजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम ऐसा जरूर कर लोगे। रॉबर्ट ने स्माइल करते हुए प्रेम की तरफ देखकर कहा, इस जैसे आदमी पर काबू पाना आसान बात नहीं होगी, लेकिन हमारा सिंह परिवार मिलकर काम करने में माहिर है। वाकई ना तो एक लेजेंड बनना आसान है और ना ही एक लेजेंडरी शेफ बनना। किस्मत से हमारा परिवार बड़े सपने देखने वालों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। संजना ने तारीफ भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखते हुए सोचा। प्रेम ने एक दिन में ही एक रेस्टोरेंट को अपनी मेहनत के दम पर जीत लिया था, जिससे यह बात साबित हो चुकी थी कि वो सिर्फ एक अच्छा शेफ ही नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन भी था। ऋषि की आंखों में जो चमक आई थी वो तुरंत ही गायब हो गई।
उसके कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर उसे घोड़ा गाड़ी में चढ़ाया और वो सभी वहां से जाने लगे। अभी वहां ऋषि के पास कुछ ही एम्प्लॉइज बचे थे जो सामान समेट रहे थे, जबकि उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि अब यह सामान रेस्टोरेंट में ले जाने का कोई मतलब भी था या नहीं। कंपटीशन का नतीजा खत्म होने के बाद भी जजेस अपनी प्लेट में रखे हुए कबाब को उठाने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो इतने शानदार कबाब को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। फहीम ने ऋषि की घोड़ा गाड़ी की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाया और अपना कबाब उठा लिया, जिसमें मीट का एक टुकड़ा गायब था। ठीक तभी मारिया रेस्टोरेंट के दरवाजे दोबारा खुल गए और यामिनी बाहर निकल कर आई। वो अपने हाथ में एक बड़ी सी प्लेट पकड़ी हुई थी जिसमें सोडा के 5 ग्लास रखे हुए थे। वो क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ड्रिंक है। मुझे इसकी हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। क्या यह शराब है? लेकिन वाइन इतनी साफ तो नहीं होती और ना ही उसके आर पार देखा जा सकता है। सभी लोग क्यूरियस होकर यामिनी की तरफ देखने लगे और उसे निकलने के लिए रास्ता बना दिया। बड़े और साफ कांच के ग्लासों में सफेद जैसे रंग का एक लिक्विड भरा हुआ था, जिसके ऊपर बुलबुले उठ रहे थे। इसमें ऊपर की तरफ बर्फ के कुछ टुकड़े भी दिख रहे थे। एक अलग तरह की ड्रिंक की खुशबू हवा में फैल रही थी और जो लोग यामिनी के ज्यादा करीब थे उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वाइन की खुशबू के कंपैरिजन में इस ड्रिंक की खुशबू काफी रिफ्रेशिंग लग रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्मी के दिनों में समुद्र की ठंडी हवा का मजा ले रहे हों। हम जीत गए, प्रेम ने यामिनी से स्माइल करते हुए कहा। यामिनी के चेहरे पर भी खुशी भरी एक स्माइल आ गई और फिर प्रेम जजेस की तरफ इशारा करते हुए आगे बोला, जजेस को हमारे सोडा का स्वाद चखाओ। जी बॉस, यामिनी ने खुश होकर कहा। प्रेम ने उसे यह सोडा तैयार करने के लिए कहा था और जब वो वापस आई तो प्रेम ने आज की जीत के बारे में उसे बताया, जो जानकर यामिनी काफी ज्यादा खिल उठी। प्रेम जीत चुका था। मारिया रेस्टोरेंट अभी भी उसी के हक में था और अब यामिनी अपना काम जारी रख सकती थी। यामिनी ने सभी जजेस के सामने एक एक ग्लास रख दिया और एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। पांचों जजेस ने अभी अभी अपने हरे भरे कबाब खत्म किए थे और उसका स्पाइसी फ्लेवर अभी भी उनके मुंह में तबाही मचा रहा था। उन्होंने अपने सामने रखी ड्रिंक की तरफ देखा और वो प्रेम को देखने लगे। यह सोडा है जिसमें बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाले गए हैं। यह मेरे रेस्टोरेंट की पहली ड्रिंक है। इसे पीने से आपको हरे भरे कबाब के स्पाइसी फ्लेवर से राहत मिलेगी। अगर आप लोग अपने कबाब खाकर संतुष्ट हो चुके हैं तो यह ड्रिंक पीकर देखिए, प्रेम ने आगे आकर कहा। सोडा, यह क्या होता है? मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। हां, सच कहा, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। बर्फ डालने से यह ड्रिंक खराब नहीं हो जाएगी? कोई भी अपनी ड्रिंक को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। क्या प्रेम इस दुनिया की ड्रिंक्स में भी क्रांति लाना चाहता है? क्या यह सभी के बिजनेस बंद करवाने की फिराक में है? सभी लोगों ने क्यूरियस होकर प्रेम की नई ड्रिंक को देखते हुए बातें करनी शुरू कर दी थी। सभी जजेस अपने सामने रखी ड्रिंक की तरफ दोबारा देखने लगे। उनके सामने रखा बड़ा ग्लास बिल्कुल साफ था और उसके आर पार देखा जा सकता था। इस ग्लास में क्रिस्टल जैसे दिख रहे थे, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर किसने इतनी बारीकी से इन क्रिस्टल्स को बनाया होगा। और ऐसे कुछ 5 ग्लास उन लोगों के सामने रखे हुए थे, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि आखिर यह सब करने में कितना समय बर्बाद हुआ होगा। ग्लास पर और किसी भी तरह की कोई डिजाइन नहीं बनी थी, जिससे लोगों को यह क्रिस्टल पूरी तरह से बेकार लगने लगे थे। संजना ने अपने ग्लास की तरफ देखा और फिर उसकी नजर ग्लास के अंदर के सोडा पर पड़ी। सोडा एकदम साफ चमक रहा था, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं दिख रही थी। इस दुनिया की वाइन के मुकाबले सोडा की खुशबू भी काफी अलग थी। सभी ने एक एक करके अपना सोडा पिया और वो लोग खुद को इसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। हरे भरे कबाब और सोडा का कॉम्बिनेशन पांचों जजेस को बहुत पसंद आया था। इस कंपटीशन को देखने के लिए आखिर तक करीब 2000 लोग इकट्ठे हो गए थे, जो कि मारिया रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। जजेस ने प्रेम से और हरे भरे कबाब और सोडा लेने की बात कही, लेकिन प्रेम ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उसके पास अब जितने भी कबाब बचे हुए थे वो उसे डिनर में इस्तेमाल करने वाला था। कुछ देर बाद प्रेम ने रिया और मिनी को बताया कि कल वो रेस्टोरेंट में मून फेस्टिवल मनाने वाला है, जिसका मतलब था कि
प्रेम ने मून केक बनाने के बारे में सोच लिया था और प्रेम ने सभी कस्टमर्स को इसमें शामिल करने का इरादा भी बना लिया था। ककाओ गांव के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकने जैसी आवाज आई और एक नौजवान आदमी ने ककाओ गांव के दरवाजे की तरफ देखते हुए चिंता जताकर कहा, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। मैं आज 3 साल बाद ककाओ गांव आया हूं। मुझे उम्मीद है कि महेंद्र और उसकी बेटी ठीक होगी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही आम सा लग रहा था। अगर उसकी आंख के पास वो निशान ना होता तो किसी को भी इस आदमी में कोई खास बात नजर नहीं आ पाती। दरअसल ये निशान किसी को भी भुला पाना बहुत कठिन था। वो वाकई बहुत जिद्दी है। उसने मुझसे एक कॉपर का सिक्का भी नहीं लिया था। अब वो ककाओ गांव में बिना पैसों के कैसे रह रहा होगा। कल अपने कामों से फुर्सत पाने के बाद मैं उससे जाकर मिलूंगा। अब 3 साल हो गए हैं तो शायद उसे किसी ने भी ढूंढना बंद कर दिया होगा। वो नौजवान आदमी अपने ही मन में बातें कर रहा था और किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, जबकि उसकी घोड़ा गाड़ी ककाओ गांव के अंदर आ चुकी थी। हालांकि थोड़ी ही दूरी पर काले कपड़े पहने एक योद्धा भी ककाओ गांव की तरफ ही बढ़ रहा था। डिनर करने के बाद प्रेम ने मिनी से अलविदा कहा और रिया को सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर सुला दिया। इसके बाद उसने सिस्टम से स्ट्रेंथ पॉइंट अपग्रेड करने के बारे में कहा। अगले ही पल आसमान से प्रेम के ऊपर एक बिजली गिरी और प्रेम का शरीर धुएं के कारण काला पड़ गया। हर एक स्ट्रेंथ अपग्रेड के साथ सिस्टम बिजली के झटके को बढ़ाता जा रहा था। अब प्रेम तीसरे लेवल पर पहुंच गया था। एक योद्धा और उसके बाद तीसरा लेवल सोल पावर को जगाने का एकमात्र तरीका था। हर एक स्पीशीज की ताकत का लेवल अलग अलग तरीकों से बढ़ता था। इंसानों के लिए सोल पावर जागने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाने के रास्ते और भी अच्छे से खुल जाते थे। इन सब के बाद प्रेम नहाकर बिस्तर पर लेट गया और मून केक का एक्सपीरियंस बैग खोल लिया। उसने देखा कि सिस्टम ने मून केक का ऐसा फ्लेवर चुना था जो खाने में काफी बुरा था, इसलिए वो सिस्टम से बहस करने लगा। प्रेम की बात सुनकर सिस्टम ने मून केक के फ्लेवर्स के बारे में बताया और कुछ देर बाद प्रेम टेस्ट फील्ड के अंदर चला गया। इस बार मून केक के करीब 8 फ्लेवर्स बनाने के साथ साथ प्रेम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी करने थे। प्रेम हर साल मून फेस्टिवल मनाना चाहता था, इसलिए कल वो फ्री में मून केक बांटने का इरादा बना चुका था। सिस्टम ने उसे जो इंग्रेडिएंट्स दिए थे वो उसके सबसे बेस्ट 1% में से चुने गए थे। प्रेम इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके फ्री सर्विस नहीं देना चाहता था, इसलिए प्रेम ने उन 99% इंग्रेडिएंट्स के पार्ट को चुना जो सिस्टम ने नकार दिए थे। बहुत मनाने के बाद सिस्टम प्रेम की बात मान गया था। ककाओ गांव के उत्तरी इलाके के एक बरामदे में 8 आदमी काले कपड़े पहनकर और अपने चेहरों पर काला कपड़ा लपेटे हुए एक लंबी टेबल के सामने कम रोशनी में बैठे हुए थे। आज ककाओ गांव आए हुए हमें 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमें हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिला। हमने ककाओ गांव का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन हमारे हाथ कोई सुराग भी नहीं लगा है। इसी कारण मुझे लगता है कि हमें हमारे काम करने का तरीका बदलना चाहिए। हमें 3 से 5 साल की आधी बौनी लड़की को ढूंढना चाहिए। लीडर की जगह पर बैठे काले कपड़े पहने एक आदमी ने कहा। लेकिन टीम लीडर हमारे कमांडर सरस ने जाने के पहले कहा था कि हमें हमारे प्लान के हिसाब से ही छानबीन करनी चाहिए। क्या ऐसे अचानक टारगेट बदलना अच्छा आइडिया होगा? एक दुबले पतले आदमी ने हेजिटेट होकर पूछा, जिससे बाकी आदमी भी काफी हेजिटेट होने लगे। कमांडर सरस ने ककाओ गांव से उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें और छोटे राजकुमार को लगता है कि वो डीमन आइलैंड में कहीं होगा। टीम लीडर नरप्पा ने नाम में सिर हिलाकर आगे कहा, लेकिन हमें अभी तक ककाओ गांव छोड़ने के आदेश नहीं मिले हैं, इसलिए हमें अपनी छानबीन जारी रखनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें छानबीन करने की क्या जरूरत है? शायद कमांडर सरस हमसे पहले ही उसे ढूंढ ले। हाँ, यह सच कह रहा है। कमांडर सरस को कुछ भरोसेमंद लोगों ने बताया था कि वो डीमन आइलैंड में ही है। सारे काले कपड़े पहने आदमी अपनी राय रखने लगे। हमें रोज ऐसी खबरें मिलती रहती हैं और हम कितनी बार डीमन आइलैंड भी जा चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। नरप्पा ने नाम में सिर हिलाकर कहा और फिर उसने आगे कहा, मुझे अभी भी लगता है कि वो यहीं ककाओ गांव में छुपा है, क्योंकि यहां उसे ढूंढ पाना ज्यादा मुश्किल है। तुम सभी को मालूम है कि वो आदमी कौन है। हम 3 साल पहले उसकी मौत को कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो वाकई जिंदा है तो हम ककाओ गांव में उसे ढूंढकर मार देंगे, जिससे हम सभी काल भक्षियों के हीरो बन जाएंगे। नरप्पा ने सभी की तरफ देखा और अपनी आवाज ऊंची करके बोला,
हमें इस काम की जो कीमत मिलेगी उससे हम चाहें तो तुरंत ये सब काम छोड़कर भी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएंगे। अगर तुम में से कोई इसके बाद भी काल भक्षी ही बना रहना चाहता है तो तुम्हारी गिनती भी कमांडर सरस की तरह ही लाजवाब लोगों में की जाएगी और बाकी काल भक्षी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। नरप्पा को देखकर सभी काल भक्षियों की आंखों में चमक आ गई। बताइए टीम लीडर, हमें क्या करना होगा? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, एक आदमी ने तारीफ भरी आवाज में नरप्पा से कहा। यह बहुत आसान है। हम ककाओ गांव को कुछ हिस्सों में बांटकर 3 से 5 साल की एक आधी बौनी लड़की को उन हिस्सों में ढूंढेंगे। उस लंगड़े आदमी को ढूंढने के बजाय इस टारगेट को ढूंढना ज्यादा आसान होगा। मैं कल भेष बदलकर मुखिया के महल में जाऊंगा और गुमशुदा आधी बौनी लड़की के बारे में बात करूंगा। इसके बाद मुखिया के लोग भी उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि छानबीन करते समय हम किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी न करें। एक शराब खाने के बाहर काले कपड़े में एक आदमी बड़े से पेड़ के ऊपर बैठा था और इधर उधर झांक रहा था। झांकते हुए उसकी नजरें शराब खाने के दूसरे फ्लोर पर एक खास आदमी पर टिके थे। तभी उस कमरे की लाइट बंद हो गई। मैं पिछले करीब 6 महीने से लोकेंद्र का पीछा कर रहा हूं, पर उसने ना तो किसी भी खुफिया तरीके से किसी से बात करने की कोशिश की है और ना ही मैंने उसे किसी के साथ अजीब ढंग से बात करते हुए देखा है। मुझे लगता है शायद वो महेंद्र के इतना भी नजदीक नहीं था। अब वो बस एक लंगड़ा व्यापारी बचा हुआ है। मुझे लगता है कि राजकुमार उस पर नजर रखकर गलत कर रहे हैं। 1 महीने के बाद उस पर नजर रखने का समय खत्म हो जाएगा और फिर मैं उसकी जासूसी से फ्री हो जाऊंगा। इतने लंबे समय से कुछ भी नहीं हुआ है तो अब आखिरी महीने में कुछ भी नहीं होगा। पेड़ के ऊपर बैठे आदमी ने कहा। महेंद्र आखिर कहां है? बटुक थोड़ी देर तक और उसी पेड़ पर बैठा रहा। जब उसे लगा कि उसका टारगेट सो चुका है तो वो तुरंत एक गली में गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद एक कबूतर ककाओ गांव से उड़ता हुआ उत्तर की तरफ जाने लगा। उधर दूसरी तरफ 8 तरह के केक बनाने में प्रेम को 8 अलग अलग तरह से काम करना पड़ा। फिर उसने सिस्टम को सेटिस्फाई करने के बाद अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस की। अगली सुबह रेस्टोरेंट के बाहर पहले से भी ज्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी, जिसे देखकर यामिनी ने श्रुति को कल की पूरी घटना के बारे में अच्छे से समझाया। रिया को स्कूल छोड़ने के बाद प्रेम ने लौटते हुए ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट की तरफ देखा। वो इसे बेचना नहीं चाहता था, बल्कि इसे मारिया रेस्टोरेंट की पहली ब्रांच के तौर पर बनाना चाहता था। प्रेम ने ब्रेकफास्ट सर्विस के बाद मुखिया जी के महल जाकर ऋषि की रोटी रेस्टोरेंट की कागजी काम करने का प्लान बनाया और रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। वहां से वापस आकर प्रेम ने रेस्टोरेंट खोल दिया। कुछ ही देर बाद बाहर की भीड़ अंदर आ गई और लोगों ने 10-10 हरे भरे कबाब के ऑर्डर दे दिए। लेकिन इस वक्त प्रेम के लिए यह मुमकिन नहीं था, इसलिए प्रेम को ऑर्डर लिमिट 5 करनी पड़ी। कुछ देर बाद प्रेम ने आज रात को होने वाले फ्री मून फेस्टिवल के बारे में भी सभी कस्टमर्स को बताया, जिसे सुनकर सारे कस्टमर्स की आंखों में चमक आ गई और वो सभी एक्साइटेड हो गए। ब्रेकफास्ट सर्विस के बाद मुखिया जी के महल पहुंचने पर प्रेम को दीपेश मिला, जिसने सारा कागजी काम करवाने में प्रेम की मदद की और उसे महल के अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया। प्रेम ने खदानों में काम करने वाले लोगों के बारे में हुई प्रोग्रेस के बारे में भी पूछा। इसके बाद दीपेश ने बताया कि वो हिमांशु से मिलकर आया था और प्रेम से स्टीम इंजन के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन प्रेम ने इस विषय पर बात ना करना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद प्रेम खदानों में काम करने वाले लोगों के इलाके में उनसे मिलने के लिए चला गया। वहां सभी को नए घर और नई चीजें दे दी गई थीं, जिसे देखकर प्रेम को काफी खुशी हुई। प्रेम ने फिर जेसिका और रूबी को आज के मून फेस्टिवल के लिए इनवाइट किया और वहां से वापस आ गया। लंच सर्विस खत्म होने के बाद प्रेम ने फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद गरिमा वहां आ गई और उसने प्रेम को अपने बारे में सारी बातें बताई और कहा, क्या मुझे रिया के कपड़ों की डिजाइन मिल सकती है? गरिमा ने प्रेम से रिया के कपड़ों की डिजाइन इसलिए मांगी ताकि वो दुकान के कपड़ों का स्टॉक खत्म कर सके। हाँ, मिल तो सकती है, लेकिन प्रेम ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रेम ने गरिमा की मदद करने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन उसे मालूम था कि सिस्टम इस बात के पैसे जरूर लेगा, इसलिए उसने गरिमा से इस बात की कीमत लेने के बारे में सोचा। लेकिन क्या? गरिमा ने हैरान होते हुए पूछा। सिस्टम से 1000 डिजाइन काफी कम दाम पर लेने के बाद
प्रेम ने गरिमा को डिजाइन देने की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि वो बेचने के बाद मिलने वाले प्रॉफिट का 20% लेने पर ही ये डील पक्की करेगा। साथ ही साथ प्रेम ने एक कंडीशन और भी रखी थी कि अगर गरिमा मुकेश परिवार की कमान संभाल लेती है और चेंबर ऑफ कॉमर्स उसके हक में आता है तो गरिमा सभी हाफ ब्लड के लिए एक आजाद और बिना भेदभाव वाली जिंदगी के लिए नियम बनाएगी और उनके खिलाफ जिन भी नियमों में भेदभाव होता है उन्हें मिटा देगी। साथ ही साथ कपड़े सिलने के लिए प्रेम ने गरिमा को रूबी का नाम भी सजेस्ट कर दिया था। फिर एक मून केक देने के बाद प्रेम ने गरिमा से अलविदा कह दिया। मून फेस्टिवल का टाइम करीब आ गया था और रिया इसको लेकर काफी एक्साइटेड थे। पापा, मून फेस्टिवल में मैं डांस करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? रिया ने उम्मीद भरी नजरों के साथ प्रेम को देखते हुए कहा, हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारा डांस देखकर सभी खुश हो जाएंगे। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा। लोकेंद्र महेंद्र प्रताप का पुराना दोस्त था। मारिया रेस्टोरेंट को देखकर उसे ऐसा लगा कि महेंद्र ने अपनी जगह को या तो बेच दिया है या फिर किराए से दे दिया है। इसलिए सच का पता लगाने के लिए वो मारिया रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। बटुक भी लोकेंद्र का पीछा करते हुए मारिया रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ काल भक्षी 3 से 5 साल की एक आधी बौनी लड़की यानी रिया को ढूंढने में लगे हुए थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो नरप्पा ने मारिया रेस्टोरेंट की तरफ देखा जहां उसे बहुत से बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। इसलिए उसने रिया को वहां ढूंढना बेहतर समझा और काल भक्षियों के साथ मारिया रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। रिया के सारे साथी मून फेस्टिवल में आ चुके थे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा काफी बढ़ गया था, लेकिन मारिया रेस्टोरेंट की चमक के आगे वो घना अंधेरा फीका पड़ गया था। आज रिया दोबारा से अपनी डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड थे। साथ ही साथ यामिनी और श्रुति भी उसके साथ शामिल होने वाली थीं। प्रेम ने तीनों लड़कियों के डांस के लिए आज उन्हें नई ड्रेसेस दी थीं। आज एलिजाबेथ भी इस मौके पर मौजूद थे। यामिनी ने उसे देख लिया था और एलिजाबेथ की नजरें भी यामिनी पर पड़ चुकी थी। मून फेस्टिवल के लिए बाहर एक शानदार स्टेज बनाया गया था। प्रेम ने उसके बीचों बीच खड़े होकर सभी को मून फेस्टिवल के बारे में बताया। स्टेज के नीचे काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोकेंद्र भी अब इस भीड़ का हिस्सा बन गया था। क्या ये महेंद्र है? लोकेंद्र ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। 3 साल पहले जब लोकेंद्र महेंद्र को ककाओ गांव लेकर आया था तब उसकी हालत बहुत खराब थी। महेंद्र को जिंदा रखने के लिए उसका कई तरह का इलाज किया गया था। उसकी कुछ सर्जरी भी हुई थी जिससे उसकी आवाज भी बदल गई थी। जब लोकेंद्र महेंद्र को ककाओ गांव लेकर आया था तब महेंद्र के पूरे चेहरे पर पट्टियां लिपटी थी। इसलिए लोकेंद्र को ठीक से यह बात पता नहीं थी कि महेंद्र अब असल में दिखता कैसा था। यहां तक कि जिस मैजिशियन ने महेंद्र की सर्जरी की थी उसे नहीं मालूम था कि उस सर्जरी के बाद महेंद्र का चेहरा कैसा हो गया था। स्टेज पर खड़े इस आदमी की सभी चीजें महेंद्र से बिल्कुल अलग हैं। बाकी इसकी हाइट और हेल्थ महेंद्र से काफी मिलती जुलती है। हालांकि महेंद्र का लंगड़ापन बहुत खराब हालत में था और मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो सकता था। उसकी बची हुई जिंदगी तो अपंगों की तरह ही होनी चाहिए, तो फिर वो स्टेज पर खड़ा कैसे रह सकता है? महेंद्र बहुत ही कम हंसता था और वो इतने सारे लोगों के बीच बात करने में भी हिचकिचाता था। उसे मून केक तो क्या कुछ भी बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो कोई रेस्टोरेंट ओनर तो नहीं बन सकता। फिर ये मून फेस्टिवल कहां से आया? कई सालों तक मैंने महेंद्र के साथ रहकर लड़ाई की थी और महेंद्र ने कभी भी इस मून फेस्टिवल की चर्चा मुझसे नहीं की। महेंद्र तो कहता था कि पूरे चांद के बाद सिर्फ वैम्पायर्स को ही फायदा होता है, जबकि ये तो कह रहा है कि इसके इलाके में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी कारण ये आदमी महेंद्र प्रताप तो नहीं हो सकता। लोकेंद्र ने अपने मन में सारा नतीजा तैयार कर लिया था। हालांकि जब उसने दोबारा प्रेम की तरफ देखा तो वो काफी कंफ्यूज हो गया और दोबारा सोचने लगा, अगर ये महेंद्र प्रताप नहीं है तो महेंद्र कहां है? अगर उसने ये जगह इस आदमी को किराए पर दी थी तो शायद इस आदमी से मुझे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर उसने ये जगह बेच दी थी तो शायद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। नरप्पा भीड़ में शामिल होकर एक बच्चे को ध्यान से देखने लगा। हालांकि उसकी खोजबीन का अभी तक उसे कोई नतीजा नहीं मिला था और बाकी काल भक्षियों के भी यही हाल थे। वो एक आधी बौनी लड़की को ढूंढना चाह रहा था, लेकिन कई लाख पॉपुलेशन वाले ककाओ गांव में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम था। अगले ही पल प्रेम ने रिया के डांस की अनाउंसमेंट की और रिया का नाम पुकारने लगे। रिया श्रुति और यामिनी के साथ स्टेज पर आ गई।
ये तो जैसे ही रिया स्टेज पर दिखी, लोकेंद्र की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो रही एक आधी बौनी लड़की। नरप्पा और बाकी काल भक्ष